एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक डंप यार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कूड़े वाला ट्रक आता है जो कि वहाँ पर कूड़ा गिराकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं और वो उसी कूड़े के ऊपर मंडराने लगते हैं। उसी कूड़े में हम एक इंसान की आंख को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस कूड़े के अंदर एक इंसान भी है। जब कौवा ये देखता है तो वो उसकी आंख नोच के खाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक वो इंसान उठता है और उस कौवे को दबोच लेता है। और उसके बाद वो आदमी खड़ा होता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसके सामने एक टूटा हुआ मिरर पड़ा होता है जिसे वो उठाता है, और जब वो उसके अंदर अपनी शक्ल देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही भयानक लग रही थी। क्योंकि दरअसल वो एक ज़ॉम्बी बन गया था और ना ही उसे दर्द का एहसास हो रहा था और ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। वो ज़ॉम्बी तुरंत वहाँ से निकलता है और शहर की ओर जाने लगता है। अगली सुबह हम न्यूज़ रिपोर्टर जोंगसुन को देखते हैं, जो कि अपने प्रोड्यूसर के साथ चुपके से एक घर की रिकॉर्डिंग कर रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि उस घर में सैंटा रहता है जो कि बच्चों का मर्डर कर रहा है। तभी उसे एक कॉल आता है और जब वो अपने जेब से फ़ोन निकालती है तो अचानक से वो फ़ोन उसके हाथ से फिसल जाता है और घर के अंदर गिर जाता है। तभी उस घर का ओनर वहाँ पर आ जाता है और वो फ़ोन उठाकर सियोंग को दे देता है। और जब वो उसके हाथ में कैमरा देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो रिपोर्टर है। वो उसे तुरंत वो कैमरा लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सियोंग तुरंत प्रोड्यूसर को उठाती है और वो वहाँ से भाग निकलती है। पर वो ओनर उनके पीछे अपना डॉग छोड़ देता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वो दोनों भागकर अपनी कार के पास पहुंचते हैं और वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास चाबी ही नहीं है। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर चाडू आ जाता है जो कि सियोंग का दोस्त था, और वो देखता है कि वो कंटेनर के अंदर छुपी हुई है और उस डॉग से बच रही है। तभी चाडू उसे किसी तरह बाहर निकालता है और वो उस ओनर को भी पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो सैंटा नहीं है जो कि बच्चों को मार रहा है। सियोन उस आदमी को देखकर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और वो उसे बुरी तरह मारती है, क्योंकि उसने अपने डॉग को उनके पीछे छोड़ दिया था। इधर हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि जंगल में भटक रहा था, और तभी उसे एक रैबिट दिखाई देता है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है, जिसकी वजह से वो रैबिट को नहीं पकड़ पाता और वो गिर के बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने मुंह पे खून लगा हुआ पाता है, और वो देखता है कि उसके हाथ भी खून से लथपथ हैं। तभी वो अपने सामने उस रैबिट को देखता है जिसकी लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी, और ये देखकर वो समझ जाता है कि उसने उसे मार के खा लिया है। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि वो बाहर से तो ज़ॉम्बी था लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं इंसान ही था, और उसने एक रैबिट को मार के खा लिया था, इसीलिए वो पछता रहा था। उसके बाद वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है और एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उठता है और देखता है कि उसे खरोच तक नहीं आई है, यानी कि ज़ॉम्बी बनने की वजह से वो मारा नहीं जा सकता। इधर सियोंग जब पुलिस स्टेशन वापस आती है तो वो नोटिस करती है कि वो अपनी हुडी वहीं पर भूल गई थी, इसीलिए वो अपनी हुडी को लेने के लिए वापस उस गांव में जाती है, लेकिन उसे अपनी हुडी कहीं पर भी नज़र नहीं आती। तभी वो अपने सामने हुडी पहने उस ज़ॉम्बी को देखती है, लेकिन इतना ज़्यादा अंधेरा होता है तो वो उसकी शक्ल नहीं देख पाती, जिससे उसे लगता है कि शायद वो कोई होमलेस पर्सन होगा जिसे उसकी हुडी की ज़रूरत होगी। इसीलिए सियोंग उसे वो हुडी दे देती है, लेकिन अपनी जेब से वो फ़ोन निकाल लेती है। अगले दिन ज़ॉम्बी को जब भूख लगती है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो किसी जानवर को मार के नहीं खाएगा, और तभी उसे पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है और वो उसके अंडे खाने का सोचता है। वो पत्थर उठाता है और उस नेस्ट को नीचे गिराने का ट्राई करता है, लेकिन वो बहुत ही स्लो होता है, जिसकी वजह से वो पत्थर मार ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने हाथों को देखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, और वो समझ जाता है कि उसने फिर से किसी को मार के खाया है। उसे अपने साइड में वो जानवर भी मरा हुआ नज़र आता है, और उसको इस बात से और ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। वो ज़ॉम्बी एक घर में होता है जहाँ पर टीवी चल रही होती है, और वो ज़ॉम्बी से रिलेटेड एक मूवी देख रहा था जिसमें कुछ इंसान मिलकर बस में बैठे ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। ये सब देखकर उसे गुस्सा आता है क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ की प्रजाति का था, और वो फैसला करता है कि वो इंसानों के हाथों तो कभी नहीं मरने वाला, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करनी होगी इंसान बनने की। वो अगले दिन से मेहनत करता है और इंसानों की तरह ही चलना बोलना सीखने लगता है, ताकि इंसानों के बीच वो घुल मिल जाए और उसे लोग ज़ॉम्बी ना समझें। मेहनत करते करते उसे 1 साल बीत जाते हैं, और धीरे धीरे वो इंसानों की तरह हर एक चीज़ करना सीख जाता है। उसके बाद हमें सियोन और प्रोड्यूसर दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास थे, क्योंकि उन्हें अब तक उस सैंटा किलर के बारे में पता नहीं चल पाया था। रात को ज़ॉम्बी जब अपने घर पे होता है तो वो एक डिटेक्टिव को देखता है जो कि एक कब्रिस्तान में एक कब्र पे फूल चढ़ाने आया हुआ था। उस डिटेक्टिव को वहाँ पे किसी के होने का एहसास होता है, और उसे लगता है कि शायद झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, इसीलिए वो एक पैकेट से फ्लैश निकालता है और उसकी तरफ फेंकता है। और ज़ॉम्बी जब ये देखता है तो वो उस फ्लैश को खाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक आदमी उस कब्र पे आ गया है जिसने उस डिटेक्टिव पे हमला कर दिया था और उसे जान से मार डाला था। उसके बाद उसकी बॉडी को उठाता है और नदी के पास फेंक कर चला जाता है।
अब वो ज़ॉम्बी उठता है और उस आदमी के पास जाता है ये देखने के लिए कि वो ज़िंदा है या नहीं। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और वो उस ज़ॉम्बी को चाबियाँ देता है और उसे ऑफिस कहता है, और उसके बाद उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद ज़ॉम्बी उसकी जेब टटोलता है, जिसके अंदर उसे उसका वॉलेट मिलता है और उसके अंदर उसका आईडी कार्ड भी था। उसे पढ़ के उसे पता चलता है कि दरअसल उसका नाम किम है और वो एक डिटेक्टिव है जो कि खोए हुए लोगों को ढूंढा करता था। उस ज़ॉम्बी को लगता है कि उसके ऑफिस में जाने से उसे उसके बारे में भी पता चल पाएगा कि आखिर उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी और वो कौन था। इसीलिए वो उसके कपड़े पहन लेता है और किम के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर छानबीन करने लगता है। इधर सियोंग जब कहीं जा रही होती है तो चाडू उससे मिलने के लिए आता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद सियोन उससे किसी केस के बारे में पूछती है ताकि वो उसकी रिपोर्ट को कवर कर सके, लेकिन चाडू उससे कहता है कि वो केस बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है जिसकी वजह से वो उसके बारे में उसे नहीं बता सकता। उसके बाद वहाँ पर एक बच्चा फुटबॉल लेकर आता है तो चाडू उसके साथ खेलने लगता है और सियोंग भी उन्हें ज्वाइन करती है उनके साथ खेलने के लिए। इधर वो ज़ॉम्बी गेम के ऑफिस में होता है और वो अपने बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो कौन है। उसे रिसर्च करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन बीत जाते हैं और उसे अभी तक पता नहीं लग पाया था कि वो कहाँ से आया है। और जब उसे भूख लगती है तो वो सोचने लगता है कि आखिर उसे क्या खाना चाहिए। तभी बाहर उसे कुछ कबूतर नज़र आते हैं तो वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करते हुए दो डिटेक्टिव्स उसे देख रहे थे जो कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में ही रहते थे। जब वो कबूतरों को पकड़ नहीं पाता तो वो वापस अंदर आ जाता है और डिसाइड करता है कि वो पैसे कमाएगा और नॉनवेज ऑर्डर करके खाएगा। इसीलिए वो ऑनलाइन जॉब सर्च करने लगता है और उसे एक पिज़्ज़ा बॉक्स बनाने वाली कंपनी में जॉब मिल जाती है, लेकिन वो जो काम था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग काम था और उसे ऐसा काम चाहिए था जिसमें उसे इंटरेस्ट आए। तभी किम के फ़ोन में एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा था कि मुझे किसी को ढूंढना है तो वो अपनी फ़ीस बताए। ज़ॉम्बी उसे टेक्स्ट बैक करता है कि अगर उसे किसी को ढूंढवाना है और वो इंसान है तो उसके 20,000 लगेंगे और 5,000 जानवर के वो लेगा। ये सुन के सामने वाला आदमी मान जाता है उसे पे करने के लिए और उसे एक डॉग की इमेज भेजता है और उससे कहता है कि वो उसे आकर मिले। अब वो सोचता है कि आखिर वो बाहर कैसे जा सकता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाता तो लोग उसे देख कर डर सकते थे। तभी उसे एक बेबी क्रीम का ऐड दिखता है और वो उस क्रीम को ऑर्डर करके जब अप्लाई करता है तो वो देखता है कि उसकी स्किन अब इंसान की तरह नज़र आ रही है। इसीलिए अब वो तैयार हो जाता है उस कस्टमर से मिलने जाने के लिए। जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि दरअसल वो छोटे बच्चे हैं और वो लोग उसे 50 सेंट देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनका डॉग ढूंढ कर लाए। लेकिन ज़ॉम्बी उनसे कहता है कि उसे और भी पैसों की ज़रूरत है, लेकिन वो आखिर बच्चे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। ये सुन के जॉन उससे पैसे वापस मांगने लगता है तो ज़ॉम्बी उससे कहता है कि जो पैसे आ गए, वो हरगिज़ उसे रिफंड नहीं करने वाला। अब वो बच्चे सुन के समझ जाते हैं कि वो नकली डिटेक्टिव है, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगते हैं और उससे पैसे वापस मांगने लगते हैं। तभी हम सियोंग को देखते हैं जो कि उसी रास्ते से गुजर रही थी और तभी उसकी नज़र जॉन पर पड़ती है तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और जब वो जॉन से पूछती है कि आखिर क्या बात है तो वो छोटा बच्चा जॉन उसे सारी बात बताता है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी के पास जाती है और उससे उसके पैसे वापस मांगने लगती है। और ज़ॉम्बी को लगता है कि वो पैसे उसे वापस देने पड़ेंगे, इसीलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगता है और सियोंग और वो सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं उसे पकड़ने के लिए। भागते हुए वो ज़ॉम्बी मूवी के सीन को याद करता है जहाँ पर इंसान ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे और वही सोचकर वो डर जाता है और तेज़ भागने लगता है। तभी सियोंग एक आदमी का हेलमेट लेती है और उसकी ओर फेंकती है जो कि ज़ॉम्बी के सर पे जा टकराता है और उससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सियोंग तुरंत उसके पास भागती हुई जाती है और उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और जब वो उसके सीने पर अपना कान लगाती है तो उसकी धड़कनें भी नहीं चल रही थी। ये देखकर वो डर जाती है और उसे लगता है कि शायद उसके वार से वो मर गया है, इसलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और एम्बुलेंस वहाँ पर आती है जो कि उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। एम्बुलेंस में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अब तक मर चुका है और ज़ॉम्बी भी काफ़ी डरा हुआ था और उसे लग रहा था कि शायद ये लोग उसे मार डालेंगे, इसीलिए वो फिर से लेट जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने शियोन होती है जो कि उससे माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहती है कि वो हॉस्पिटल के सारे बिल देने के लिए तैयार है। उसे अपना कार्ड भी देती है और उससे कहती है कि अगर उसे कैसी भी मदद चाहिए वो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। और जब वो देखता है कि वहाँ पे रास्ता खाली हो गया है तो वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। जब वो अपने ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो सामने वाले दोनों डिटेक्टिव उससे मिलने के लिए आते हैं, जहां पर वो उससे हाथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। उसका ये रवैया देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
इधर सियोंग एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के पास आई थी मिलने के लिए, जिसका नाम ह्यूंग था, और वही एक ऐसा विक्टिम था जिसने सैंटा को देखा था। लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो उसका हुलिया बता देगा तो सैंटा उसे भी आके मार डालेगा। इधर ज़ॉम्बी जब बाहर निकलता है तो रास्ते में उसे जॉन का डॉग मिल जाता है, और वो उस डॉग को अपने पास रख लेता है। उसका पट्टा लेकर तुरंत जॉन के पास जाता है और उसे वो पट्टा दिखाता है, और उसे कहता है कि उसने जितने पैसे दिए हैं उतने में सिर्फ पट्टा ही आएगा, और अगर उसे कुत्ता चाहिए तो उसे और भी पैसे देने होंगे। इधर सी योंग यूंग के पीछे लग गई थी, क्योंकि वो सैंटा के बारे में जानना चाहती थी, और वो हर एक काम में उसकी मदद करवा रही थी। और रात को जब वो अपने घर जा रहा होता है तो सी योंग वहाँ पर भी पहुँच जाती है, और उसे कहती है कि उसके इंटरव्यू की मदद से वो लोग सैंटा को ज़रूर पकड़ लेंगे। पहले तो योंग उसे मना करता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेता है। इधर ज़ॉम्बी ने जॉन के डॉग को अपने पास ही रखा हुआ था, और जब वो उसे खिलाने के लिए उठाता है तो उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जहाँ पर फ्री खाना बट रहा था। ये देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि बिना पैसे के भी वो खा सकता है, लेकिन जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि उसकी क्रीम ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए इस बार वो सनस्क्रीन लगा लेता है और उसके बाद बाहर जाता है। जब भंडारे के पास पहुंचता है तो वहां पर लास्ट पीस बचा हुआ था, और जैसे ही वो उस लास्ट पीस को उठाने के लिए जाता है एक औरत उसे उठाकर खा जाती है, जिससे उसे काफ़ी निराशा होती है और वो तुरंत वापस जाने लगता है। तभी उसके पास दो लोग आते हैं जो कि उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो उनके साथ ज़ॉम्बी बन के चलेगा तो वो लोग उसे पैसे देंगे, क्योंकि इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन वो लोग ज़ॉम्बी डांस से ही कर रहे हैं। अब उसे कहीं ना कहीं से पैसे कमाने थे, इसीलिए वो उनके साथ वो काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर के साथ योंग का इंटरव्यू ले रही थी। वो उन्हें बताता है कि एक रात को वो फिशिंग करने के लिए गया हुआ था, और वहीं पे उसने एक आदमी को देखा था जो कि उसके साथ फिशिंग कर रहा था। उसके पास लाइटर नहीं था तो वो उस आदमी के पास लाइटर मांगने के लिए गया था, और उसी वक्त उसने उसका चेहरा भी देख लिया था, और उसकी शक्ल देखकर उसे पता लग गया था कि वो इंसान सैंटा किलर ही है। उसके गाल पर उसने स्कार भी देखा था जो कि काफ़ी भयानक लग रहा था, और अगर वो उस आदमी को फिर से देखेगा तो वो उसे आसानी से पहचान सकता है। जब वो इंटरव्यू ख़त्म होता है तो वो अपने घर चला जाता है, और सियोंग चाडू के साथ अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं। और वहाँ पर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि बाकी ज़ॉम्बी बने हुए लोगों के साथ डांस कर रहा था, और उनका काम ख़त्म होने के बाद जब वो अंदर आते हैं तो उन्हें खाना और पैसे मिलते हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें किचन से चिल्लाने की आवाज़ आती है, और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी दरअसल किचन में आ गया है और वो फ्रिज से निकाल कर खाना खाने लगा है। जब सियोंग के साथ चाडू अंदर आता है तो वो देखते हैं कि वो कच्चा मांस खा रहा है, और ये देखते ही चाडू उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जो कि उससे लड़ने लगता है। तभी वो होश में आता है और सोचता है कि उसने बहुत ही गलत काम कर दिया है, इसीलिए वो अपना मुंह छुपाकर तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चाडू जब उसका पीछा करने के लिए जाता है तो देखता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है। इधर ज़ॉम्बी नोटिस करता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह लड़ पा रहा था, जिसका मतलब ये है कि पास्ट में वो एक अच्छा फाइटर रहा होगा। इधर सियोंग चाडू से कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से उस आदमी से कैसे हार गया। चाडू उससे कहता है कि दरअसल वो आदमी कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि वो कोई ट्रेंड बंदा था जिसे सारे मूव्स आते थे। इधर ज़ॉम्बी जंगल में भाग रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और भूख के कारण वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि फिर से उसने एक जानवर को मार के खा लिया है, और डिसाइड करता है कि वो और मेहनत करेगा ताकि वो पैसे इकट्ठा कर सके और अपने लिए फ्लैश मंगा सके। उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है और स्किपिंग करने लगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह इंसान बनना चाहता था, ताकि उनके तौर तरीके वो सीख सके और वेज खाना भी खा सके। उसके बाद वो तैयार होता है और क्रीम लगाकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन तभी अचानक उसे सियोंग की खुशबू आ जाती है, जिसे वो समझ जाता है कि वो उसके ऑफिस में आ रही है उससे मिलने के लिए। वो दरवाज़ा खोलता है और वो चाहता था कि वो अंदर ना आए, लेकिन सियोंग ज़बरदस्ती घर के अंदर आ जाती है और उससे कहती है कि उसे हॉस्पिटल से बिना बताए ऐसे नहीं जाना चाहिए था, कि उसके सिर पर अभी जो चोट लगी है उसकी वजह से उसे हो सकता है आगे दिक्कत आए। ये कहकर वो उसे एक एग्रीमेंट देती है जिसमें ये लिखा था कि वो उसके मेडिकल खर्चे उठाएगी, और वो एग्रीमेंट देकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते ही ज़ॉम्बी तुरंत उस एग्रीमेंट को उठाता है और उसे फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देता है, और उसके बाद वो तुरंत बाहर चला जाता है। उसके बाद हमें सैंटा क्राइम से रिलेटेड एक न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि सैंटा ने एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया था, और उस बच्चे की लाश कुछ दिन पहले उसी रिवर में मिली है जिसमें ह्यूंग उस दिन फिशिंग करने के लिए गया था। उसके बाद वो लोग ह्यूंग का वही इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो सैंटा को पहचानने वाली बात कह रहा था। इधर ज़ॉम्बी जब शहर में घूम रहा होता है तो एक शॉप पे चल रही टीवी में वही न्यूज़ देखता है, और जब वो उस लड़की सू की फ़ोटो देखता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है और वो कांच पे हाथ मारने लगता है और चिल्लाने लगता है। इससे हम जान पाते हैं कि शायद वो उस लड़की को जानता था।
इधर सियोंग जब अपने घर पहुंचती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सैंटा को बहुत ही आसानी से पकड़ लेगी। वो ह्यूंग को थैंक यू का मैसेज करती है और सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कल रात को ह्यूंग पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। अब ये सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके इंटरव्यू की वजह से ह्यूंग की जान खतरे में आ गई थी। वो तुरंत ह्यूंग के पास हॉस्पिटल जाती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी जान खतरे में आई थी। इधर ज़ॉम्बी कल रात की बात को याद कर रहा होता है और सोचने लगता है कि आखिर उस लड़की से उसका क्या रिश्ता है जो वो उसके लिए इतना तड़प रहा था। तभी उसका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है, और जब वो मैजिक आई से देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई हुई है, जो कि उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी। दरअसल वो उसकी लैंड लेडी थी और वो वहाँ पर किराया लेने के लिए आई थी। वो कहती है कि वो जानती है कि वो अंदर ही है, तो वो उसका किराया उसे दे दे। और जो लेडी थी वो उसे किम समझ रही थी। अब ज़ॉम्बी उसको कोई भी जवाब नहीं देता, तो औरत उससे कहती है कि अगर एक हफ्ते के अंदर उसने रेंट नहीं दिया तो उसको ये ऑफिस तुरंत खाली करना पड़ेगा। अब ये देखकर वो ज़ॉम्बी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा। तभी उसे उस एग्रीमेंट के बारे में याद आता है जो कि सियोंग ने उसे दिया था, और वो उसके पीसेस को डस्टबिन से निकालता है और उसे चिपकाने लगता है। इधर सियोंग को आज के इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि वो सैंटा को पकड़ने में नाकामयाब रही थी। उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी और नशे की हालत में जब वो वहाँ से जा रही होती है तो ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे देखकर वो उसके पास आने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग वैन लेकर आते हैं जो कि सियोंग को ज़बरदस्ती उस वैन में बैठाकर ले जाने लगते हैं। और ज़ॉम्बी जब ये देखता है तो वो वैन का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में उससे एग्रीमेंट के पैसे निकलवाने थे। जब वो वैन टनल से होकर जा रही होती है तो वो उस गाड़ी के सामने ही आ जाता है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। उन लोगों को लगता है कि शायद वो मर चुका है, और तभी वो अचानक उठता है और उनकी तरफ भाग कर आने लगता है, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं। अब मौका देखकर सियोंग वैन से नीचे उतर जाती है और वो सभी किडनैपर्स वहाँ से भाग निकलते हैं। उनके जाने के बाद ज़ॉम्बी जब सियोंग से मिलता है तो वो उससे कहता है कि उसने अपना टेस्ट करवाया था और उसे पता चला कि उसकी बॉडी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसीलिए उसे अपना इंटेस्टाइन, ब्रेन और हार्ट जो कि धड़कना बंद कर चुका है वो उसे बदलवाना पड़ेगा, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत है। उसे वो एग्रीमेंट भी दिखाता है और उससे कहता है कि वादे के मुताबिक उसे पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सियोंग इतनी नशे में होती है जो कि उसकी बात सुन लेती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। वो तुरंत उसे गले लग जाती है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम जोंग सुन को देखते हैं, क्योंकि नशे की हालत में थी और जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने ताई को पाती है और वहां पे उसे पता चलता है कि दरअसल कल रात को उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसकी वजह से वो टैक्सी से अपने घर आ गई थी। उसके बाद जोंगसुन को एग्रीमेंट के बारे में याद आता है, और जब वो उस एग्रीमेंट पेपर को उठाती है तो उसे पता चलता है कि किम ने दरअसल $1 लाख की मांग की है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सोचने लगती है कि आखिर वो इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचती है और उसके वहां आते ही ज़ॉम्बी को उसकी स्मेल आ जाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो वहां पर आ रही है और उसे लगता है कि शायद वो पैसे लेकर आ रही होगी। उसके लिए तुरंत दरवाजा खोलता है और जोंगसुन अंदर आती है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं उसे देने के लिए, और अब तो उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है, जिसकी वजह से वो इस रकम को उसे नहीं दे सकती। ये सुन के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है कि उसे नहीं पता था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद जॉनसन उससे डिस्काउंट मांगने लगती है, लेकिन वो सुन के वो ज़ॉम्बी तुरंत उस पेपर को लेता है और उसे मोड़ के फेंक देता है और उसे कहता है कि वो ऐसा सोच ले कि एग्रीमेंट जैसी कोई चीज उनके बीच हुई ही नहीं थी। जॉनसन जब ये सुनती है तो उसे काफी बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो उसे पैसे देना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो ज़ॉम्बी को सॉरी बोलने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देता है। देखते हैं जो कि पब्लिक एरिया में जाकर पैम्फलेट्स बांट रहा था ताकि डोनेशन की वजह से उसे कुछ पैसे मिल सकें, लेकिन इतनी आसानी से उसे कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं होता। जब वो रोड पे चल रहा होता है तो अचानक से एक स्कूटी आती है जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट होते हुए बचता है, और जो पैम्फलेट उसके हाथ में होते हैं वो सभी नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दुख होता है। उसके बाद हम चाडू और जोंगसुन को देखते हैं, जहाँ जोंगसुन चाडू से पूछती है कि क्या उसे सैंटा के बारे में कुछ पता चला या नहीं। ये सुन के चाडू उससे कहता है कि उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो जब भी क्राइम करता है वो कभी भी सबूत नहीं छोड़ता है। उसके बाद जोंगसुन उससे कहती है कि उन्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो कि सैंटा से ना डरता हो और वो बेझिझक उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसके बाद चाडू उसे ज़ॉम्बी से मदद लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव है और वो उसको ढूंढ भी सकता है। ये सुन के जोंगसुन उसकी बात मान जाती है और वो तुरंत डिटेक्टिव के पास जाती है, जहाँ पर वो उसे सैंटा के बारे में बताती है और उससे कहती है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अब ज़ॉम्बी को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी उसके दरवाजे पर एक औरत आती है जिसका नाम कांग होता है। ज़ॉम्बी जब उसे अंदर इनवाइट करता है तो वो बताती है कि दरअसल वो एक एक्ट्रेस है, और उसके बाद वो उसे एक लड़की की फोटो दिखाती है जो कि उसकी बेटी थी। वो उसे बताती है कि उसकी बेटी 1 महीने से गुम है और उसे नहीं पता कि अचानक वो कहाँ पर चली गई। अगर वो उसे ढूंढ पाएगा तो वो उसे दुगने पैसे देने के लिए तैयार है। उसके बाद वो एक्ट्रेस उसे एक सूटकेस भी दिखाती है जो कि नोटों से भरा हुआ था, और उसे कहती है कि अगर उसे ये सारे पैसे चाहिए तो बस उसकी बेटी को ढूंढे। ज़ॉम्बी और जॉनसन जब इतने सारे पैसे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, और उस क्लाइंट के जाने के बाद जॉनसन उससे कहती है कि उसको ये केस ले लेना चाहिए, और अगर इस केस में उसे कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ये सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, और सोचने लगता है कि इस बेवकूफ़ लड़की के साथ काम करने से अच्छा है कि वो भूखा ही मर जाए। पर उसके पास पैसे कमाने का कोई और ज़रिया नहीं था, इसीलिए वो जॉनसन को रोक लेता है और उससे कहता है कि वो उसकी टीम में शामिल हो जाए। उसके बाद वो दोनों एक्ट्रेस कांग के घर जाते हैं, जहाँ पर वो उसकी मेड से पूछताछ करने लगते हैं। वो मेड उसे बताती है कि कांग और उसकी बेटी युंग का रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और आए दिन उन दोनों की नोक-झोंक हुआ करती थी। युंग पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती थी और उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ऐसा बहुत ही कम मौका होता है जब वो अपने रूम से बाहर निकली हो। उसके बाद जॉनसन और ज़ॉम्बी उसके रूम में जाते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ पर ड्रॉअर के अंदर उन्हें डोनट्स के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खाया करती थी, इसीलिए उसने ड्रॉअर के अंदर इतने सारे डोनट्स रखे थे। उसके बाद जॉनसन उसके कंप्यूटर में छानबीन करती है, जहाँ पर उसकी सर्च हिस्ट्री से उसे एक सेंटर के बारे में पता चलता है, और वो दोनों दोनों उस सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। जॉनसन किम से कहती है कि उन्हें अंदर जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए, तो किम उससे कहता है कि दरअसल वो एक डिटेक्टिव है तो वो अपनी आईडी रिवील नहीं करना चाहता, और तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें अकेले ही अंदर जाना पड़ेगा उसके बारे में पता करने के लिए। और उसकी बात मानकर जॉनसन अंदर चली जाती है, और रिसेप्शन पे जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ करने लगती है। रिसेप्शनिस्ट जब किसी काम से अंदर जाती है तो जॉनसन उसके रजिस्टर में कस्टमर्स की लिस्ट को देखने लगती है, और जब रिसेप्शनिस्ट वहां पर आती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है, और जॉनसन को तुरंत वहां से धक्के मार के वो बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो वापस ज़ॉम्बी के पास आती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि वो सेंटर वाले अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। यानी कि अगर उन्हें युन के बारे में जानना है कि वो कहाँ पर गई है, तो उन्हें इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और अंदर जाके पता करना पड़ेगा। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसे देख लिया है जिसकी वजह से वो मेंबर नहीं बन सकती, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा है तो वो मेंबर बन के जाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा। और ये सब सुन के ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, लेकिन जॉनसन के बहुत बार कहने पर वो मान जाता है। जब वो मेंबरशिप लेता है तो वो लोग उसे अंदर इनवाइट करते हैं, जहाँ पर वहाँ का बॉस उन लोगों से फ़ोन और उनके पर्स ले लेता है। उसके बाद उन सबको एक कपड़े दिए जाते हैं और उन्हें पहनाकर अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर जब वो सभी खाना खा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी के पास एक लड़का आकर बैठ जाता है। जब उसके पास बैठा होता है तो ज़ॉम्बी को उसकी सुगंध आती है, और ये सुगंध उसे कुछ जानी-पहचानी लगती है। तभी उसे याद आता है कि युन के रूम में भी उसे यही सुगंध आई थी, और समझ जाता है कि ज़रूर ये बंदा युन से लिंक्ड है। उसके बाद एक आदमी वहाँ पर आता है और उन्हें वेट लॉस सप्लीमेंट देता है, जिसे वो लड़का बहुत ही आराम से खा लेता है। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उस लड़के को हाय कहती है। इधर जॉनसन कांग के पास आती है उससे पूछताछ करने के लिए। कांग उसे बताती है कि उसकी बेटी ने पिछले महीने ही सारे पैसे बैंक से निकाल लिए हैं। अब ये सुन के जॉनसन हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ ले गई होगी। तभी जॉनसन वहां पर उसकी फोटो देखती है, जहाँ यूं उसी लड़के के साथ होती है जो कि जॉम्बी के साथ बैठा हुआ था। यानी कि जरूर वो लड़का यून को जानता होगा। इधर हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि योगा क्लासेस में होता है, और वहां पर कोई भी ढंग से योगा नहीं कर पा रहा था। जॉम्बी तो मर चुका था, इसीलिए उसके शरीर में दर्द होता ही नहीं था। इसीलिए वो शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैर कुछ ज्यादा ही मोड़ लेता है, और ये देखकर वहां का बॉस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसा करिश्मा उसने पहली बार देखा था। इधर जॉनसन उस लड़के के बारे में पता करने के लिए एक जगह पर पहुंचती है, और वहीं पर उसे एक औरत मिलती है जिसे देखकर जॉनसन हैरान हो जाती है और तुरंत बाहर आ जाती है। वो तुरंत ज़ॉम्बी को कॉल करने लगती है उसके बारे में बताने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी का फोन बाकी मेंबर्स के साथ ही रखा गया था, जिसकी वजह से वो उसके कॉल को नहीं उठा पाता। इधर ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उस रूम में पहुंचता है जहां पर नॉनवेज रखा हुआ था। तभी उसे वहां पर यून मिलती है जो कि चोरी छुप के खाना खा रही थी, और वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई थी। ये सुन के यून उससे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अक्सर उसे वेट कम करने के लिए बोलता रहता था। तभी ज़ॉम्बी वहां पर किसी के आने की आवाज को सुनता है, और वो वहीं पर छुप जाता है ताकि वो उसे ना देख सके। तभी उनका बॉयफ्रेंड वहां पर गार्ड्स के साथ आ जाता है, और उनसे कहता है कि ये चोरी छुप के खाना खा रही थी तो वो लोग उसे यहाँ से ले जाएं।
उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड वहाँ के मैनेजर से बात करने लगता है और उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। यानी कि वो जो बंदा था वो अमीर लड़कियों को फंसाने का काम करता था और उन्हें फंसाने के बाद वो उन्हें वेट लॉस करने के लिए कहता था, जिसके बाद वो उन्हें यहाँ पर ले जाता था और जबरदस्ती उनसे मेंबरशिप दिलवाता था। ये सारी बातें सुनकर ज़ॉम्बी समझ जाता है कि वो सभी फ्रॉड कर रहे हैं और मौका देखकर वो बाहर निकलता है और छुप जाता है। उसके बाद वो कुछ लोगों को नोटिस करता है जो कि रात को कहीं पर जा रहे थे और वो ये जानना चाहता था कि आखिर वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं। इसीलिए वो उन लोगों में शामिल हो जाता है और उनके साथ आगे चलने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि माइक पे डेविल के बारे में बात कर रहा था और उन्हें प्रेरित कर रहा था कि वो लोग डेविल की पूजा करें। वहीं पे यून भी होती है जो कि पागलों की तरह डेविल की पूजा कर रही थी। तभी वो मैनेजर वहां पे जॉम्बी को नोटिस कर लेता है और वो सोचता है कि इसे तो यहाँ पर नहीं बुलाया गया, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अभी देखते ही ज़ॉम्बी वहां से भागने लगता है और गार्ड्स और मैनेजर उसका पीछा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी भागते हुए एक रूम में पहुंचता है और एक अलमीरा में जाकर घुस जाता है। तभी वहां पर मैनेजर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो अलमीरा में छुपा हुआ है। इसीलिए वो अलमीरा को गिराते हैं और एक रॉड से उस पर वार करने लगते हैं। उसी समय ज़ॉम्बी को पास्ट के कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और वो देख पाता है कि किसी ने उसे शूट करके जान से मार दिया था। अभी विजन देखकर उसकी आंखें अचानक से रेड हो जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है, जिसे जब बाहर खड़े लोग सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी बाहर आता है जिसे देखकर सभी डर गए थे और वो मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। वो तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचता है और सोचने लगता है। वो सोचता है कि क्या उसका मर्डर हुआ था या उसकी नेचुरल डेथ थी। ये सब सोच के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अगली सुबह होते ही जब वो वॉशरूम में जाता है तो देखता है कि उसके पेट में बहुत ही बड़ा छेद है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और बाहर जोंगसुन आई हुई थी, जो कि उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जॉम्बी जब उसकी आवाज सुनता है तो वो उससे कहता है कि वो वहां से चली जाए, क्योंकि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता है। और हर एक दिन ऐसा बीतता जाता है और वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। और जोंगसुन बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी कि वो उसे घर के अंदर आने दे, लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है और वो उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। एक दिन जोंगसुन हार मान जाती है और वो वापस जाने लगती है और तभी ज़ॉम्बी उसे आवाज लगाता है और उसे रोक लेता है। वो उसे कहता है कि अगर उसके साथ उसे काम करना है तो उसकी एक शर्त है। जॉनसन उससे पूछती है कि आखिर उसकी क्या शर्त है, तो वो उससे कहता है कि वो उसके लिए बीबी क्रीम लेकर आए। अब ये सुनकर जॉनसन पास के स्टोर में जाती है और बीबी क्रीम ले आती है और जब जॉम्बी को वो हैंड ओवर करती है तो थोड़ी देर बाद वो क्रीम लगाकर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब नॉर्मल इंसान दिखने लगा था। उसके बाद उसे वो अंदर बुलाता है और उस सेंटर की सच्चाई बताता है। उससे कहता है कि उसने युन को वहां पर देखा था जो कि पागलों की तरह डेविल की पूजा कर रही थी। उसके बाद वो जॉनसन को वेट लॉस सप्लीमेंट भी दिखाता है और उससे कहता है कि वो इसका लैब टेस्ट कराए, क्योंकि उसे लगता है कि इसके अंदर जरूर वो लोग कुछ और मिला रहे हैं। और जोंग अपनी फ्रेंड के साथ एक डॉक्टर के पास जाती है उसकी जांच कराने के लिए, जहाँ वो डॉक्टर उनसे कहता है कि वो लोग अगले दिन आए। अगले सीन में हम जॉम्बी और जॉनसन को उसी जगह पर नजर रखते हुए देख पाते हैं। जॉनसन जॉम्बी से कहती है कि उन्हें अंदर जाकर यून को ढूंढना होगा और बाहर निकालना होगा, लेकिन इस बार उसे ही अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन जॉम्बी उससे कहता है कि वो फिर से वहां पर नहीं जाने वाला। उसके बाद जॉनसन उससे कहती है कि अगर वो यून को यहाँ से बाहर निकालेगा तो उसकी माँ उसे ढेर सारे पैसे देगी और उन पैसों से उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसीलिए वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जॉनसन उसका पूरा हुलिया ही चेंज कर देती है और उसे स्टाफ का कॉस्ट्यूम पहनाकर वो उसे अंदर भेज देती है। साथ ही वो उसे गाइड भी करती है कि यून कौन से रूम में है। तभी जॉम्बी ये कंटेनर लेकर उस रूम के बाहर पहुंचता है और जब वो यून के रूम में आता है तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। और ये सुन के यून चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो उसे डेविल के पास ले जाना चाहता है। उसे चिल्लाने की आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, इसीलिए वो उसे हिट करता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो उसे कंटेनर में डाल देता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। जब वो गेट पे पहुंचता है तो मैनेजर उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था। मैनेजर उससे कहता है कि वो अपना मास्क उतार के दिखाए कि आखिर वो कौन है। और जब वो अपना मास्क उतारता है तो मैनेजर उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसने मूंछ लगा रखी थी और उसका हुलिया एकदम चेंज हो गया था। उसके बाद मैनेजर उसे वहां से जाने देता है, लेकिन आगे जाते ही यून का बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसको पहचान लेता है और वो तुरंत उस कंटेनर पे हाथ लगाता है उसे खोल के देखने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसकी कलाई मोड़ देता है। उसे बुरी तरह पीटता है ताकि वो उसे रोक ना सके। तभी वो कंटेनर खुलता है और यून को अब होश आ गया था और जब वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है तो वो उस लड़की से लड़ने लगती है, क्योंकि उसने उसका बॉयफ्रेंड छीना था। अब ज़ॉम्बी देखता है कि वो सभी फाइट में बिजी हैं, इसीलिए वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मेन दरवाजा अब बंद हो चुका है। इधर मैनेजर उसको देख चुका होता है और वो अपने चेयरमैन के पास पहुंचता है, जहां पर वो उसे सारी बात बताता है कि एक बंदा उन पे नजर बनाए हुए है,
दोस्तों वो ली ही था जो कि लोगों को डेविल के नाम पर बेवकूफ बनाता था। ली को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो मैनेजर से कहता है कि उन्हें उस बंदे का कुछ करना होगा, नहीं तो उनके लिए वो खतरा साबित हो सकता है। इधर हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि एक वॉशिंग मशीन में छुपा हुआ था, और जब वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो वो उसका दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसके बाद वो उस रूम में पहुंचता है जहां पर उन सप्लीमेंट्स को तैयार किया जाता था। वहां उसे पता चलता है कि दरअसल वो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेन वॉश करने के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। तभी पीछे से मैनेजर आता है जो कि ज़ॉम्बी पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इधर जॉनसन को भी अपनी दोस्त की मदद से उस ड्रग्स के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए वो तुरंत चाडू की मदद से उसके चीफ के पास जाती है और वो रिपोर्ट दिखाकर उससे कहती है कि उन्हें वहां पर छापा मारना चाहिए। चीफ उससे कहता है कि दरअसल ली बहुत ही पावरफुल इंसान है और वो उसी का सेंटर है, इसीलिए वो बिना किसी सबूत के वहां पर नहीं जा सकते। जॉनसन कहती है कि उसके पास एक विटनेस मौजूद है लेकिन वो उसके पास अभी अवेलेबल नहीं है। अब चीफ को इससे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है, और चाडू ये देखकर तुरंत अपनी दोस्त को वहां से ले जाता है। चाडू उसे एक पेपर स्प्रे देता है और उससे कहता है कि उसको उसकी बात पे पूरा विश्वास है, तो वो वहां पर जाए और सबूत इकट्ठा करके लाए। ये देखकर जॉनसन काफी खुश होती है और वो चाडू को थैंक यू बोलती है। इधर जब ज़ॉम्बी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बहुत ही गंदे कमरे में पाता है, और तभी उसके सामने ली आता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। उसके बाद ली उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी भागता हुआ एक गाड़ी से टकरा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और उसे वो वीडियो भी दिखाता है जब ज़ॉम्बी विंडो से कूदकर भाग निकला था। वो उससे कहता है कि इन वीडियो से साबित होता है कि वो इंसान नहीं बल्कि डेविल है। ये सुन के ज़ॉम्बी उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसे एक बहुत ही अजीब तरह की बीमारी है जिससे उसके शरीर को दर्द नहीं होता है। अब ये सुन के लिए एक फोक उठाता है और उसके पैर में घुसा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी को उससे कोई भी दर्द नहीं होता। ली ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि बस वो उसकी मदद करे और बदले में वो यून को उसे सौंप देगा। ज़ॉम्बी जब ये सुनता है तो वो उसकी बात मान जाता है, और दरअसल ली अपने फर्जी शो के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहता था। उसके बाद ज़ॉम्बी वहां से निकलता है और वो अपना फोन ले लेता है। वो तुरंत जॉनसन को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अभी अंदर ही है, और जब लोगों का ध्यान भटका हो तो वो यून को लेकर तुरंत यहाँ से भाग निकले। उसके बाद ज़ॉम्बी ली के पास जाता है, जहाँ ली अपने मैनेजर के साथ मिलकर ज़ॉम्बी के हाथ मोड़ने लगता है ताकि वो ये देख सके कि उसे सच में दर्द होता है या नहीं। लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था ज़ॉम्बी को उससे जरा भी दर्द नहीं हो रहा था। अगली सुबह हम सियोंग को देखते हैं जो कि एक ड्रोन की मदद से यून के रूम को ढूंढने की कोशिश करती है। पहले उसे पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर उसका रूम कहाँ पर है, लेकिन उस फर्जी शो के वो एक दिन पहले उसे ढूंढ लेती है। जब वो शो वाला दिन आता है तो सभी लोग पागलों की तरह डेविल की प्रार्थना कर रहे थे, और वहीं पे हम जॉनसन को देखते हैं जो कि छुप के उस जगह के अंदर घुस जाती है और वो सीधा उस रूम में पहुंचती है जहां पर यून को बांध के रखा गया था। वो तुरंत उसकी रस्सियां खोल देती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं ली अपने शो के दौरान जॉम्बी को स्टेज पर आने के लिए कहता है और सबको झूठी कहानियां बनाकर वो ये कहता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो इसके शरीर से दर्द ही गायब कर देगा। अब इतना कहकर वो जॉम्बी का हाथ पीछे मोड़ देता है, जिससे कि जॉम्बी को दर्द तो नहीं होता लेकिन वो चिल्लाने लगता है ताकि वो लोगों के मन के अंदर से अंधविश्वास को हटा सके। अगली ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जॉम्बी बिल्कुल अलग ही रिएक्ट कर रहा था, और तभी उसका मैनेजर भी वहां पर आता है और वो जॉम्बी को डंडा मारता है और इससे जॉम्बी नीचे गिर जाता है और वो अपने पैकेट से निकालकर फेक ब्लड को गिराने लगता है। तभी एक आदमी मैनेजर के पास आता है और उससे कहता है कि ये सभी दरअसल एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ पर आ रही है उन लोगों को पकड़ने के लिए। अब ली को जब ये पता चलता है तो वो तुरंत वहां से भागने लगता है। रास्ते में मैनेजर जॉनसन को देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर जॉम्बी आकर उसकी जान बचा लेता है। तभी जॉनसन अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और मैनेजर की आंखों में डाल देती है। तभी ली वहां पर पहुंचता है और वो जॉनसन को एक रॉड से मारने वाला होता है, लेकिन उस वार के बीच में जॉम्बी आ जाता है जिससे वो रॉड उसके पेट के आर पार हो जाती है। उसके बाद मैनेजर वहां पे स्मोक कर देता है, जिसकी वजह से जो भी वहां पे मौजूद होता है वो सभी सेपरेट हो जाते हैं। इधर जॉम्बी जब ली के सामने आता है तो ली उससे कहता है कि उसे ये बात माननी पड़ेगी कि वो एक मॉन्स्टर है, और ये बात जॉम्बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तुरंत ली का गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन तभी उसे जॉनसन की आवाज आती है जिसे सुनकर वो रुक जाता है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और ली और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है, और कांग जब अपनी बेटी से मिलती है तो उससे मिलकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। जब जॉम्बी वहां से जा रहा होता है तो जॉनसन उसके पास आके उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसे कुछ नहीं हुआ, वो रॉड उसके पेट के आर पार हुई और तब भी वो जिंदा कैसे है। जॉम्बी उसे कोई जवाब नहीं देता और उससे उसकी अकाउंट डिटेल मांगने लगता है क्योंकि उसने उसका केस सॉल्व कराने में मदद करी थी और वो पैसों की हकदार थी। अगले दिन हम जॉम्बी को देखते हैं जो कि अपने बाथरूम में बहुत ही खुशी से नहा रहा था
क्योंकि अब उसके अकाउंट में ढेर सारे पैसे थे और वो कुछ भी कर सकता था। जब वो फ्लैश खा रहा होता है तो उसे ऐसा करते हुए सामने वाला डिटेक्टिव उसे देख लेता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जॉनसन भी जॉम्बी के रूम में आ जाती है और उसे आता हुआ देखकर वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम सियोंग को देखते हैं, जिसने जॉम्बी को उसके असली रूप में देख लिया था और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो उसे देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है और जॉम्बी को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। घर आने के बाद वो इन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है कि क्या वो इतने समय तक एक जॉम्बी के साथ केस सॉल्व कर रही थी। उसके बाद वो उस वीडियो को देखती है जब उसने जॉम्बी को हिट किया था, और उस वीडियो में उसे जॉम्बी के पैर पर कुछ स्कार्स नजर आते हैं। तभी ताया उसके रूम में आ जाता है, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर था और वो एक जॉम्बी के बारे में मूवी लिख रहा था। इसलिए जब वो स्कार को देखता है तो वो समझ जाता है कि वो जॉम्बी का ही स्कार है। उसके बाद ताई सियोंग को zombies के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, जैसे उनको चोट लगने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उनकी हार्ट बीट भी नहीं चलती है। अब सियोंग जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो बंदा पक्का ज़ॉम्बी ही है। अब ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डिसाइड करने लगती है कि उसे इस बारे में सबको बताना चाहिए या नहीं। तभी उसकी बहन उसके रूम में आती है और उसका कान पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उसे पूछती है कि अब तक तुमने डिटेक्टिव से पैसे क्यों नहीं लिए हैं। और ये सुनकर सियोंग अपनी बहन को सारी बात बताती है, लेकिन उसकी बहन को यकीन नहीं होता और वो इसे मजाक समझ रही थी। वो उसे तुरंत मारती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है और उसे कहती है कि अब तुम 29 साल की हो गई हो और बहुत ही ज्यादा पैसे बर्बाद कर रही हो, तो भलाई इसी में है कि वो कोई जॉब पकड़े और पैसे कमाना स्टार्ट करे। इधर चाडू ने ली को गिरफ्तार करके रखा हुआ था और ली उसे जॉम्बी के बारे में सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन चाडू उसकी बात सुन के उसे पागल समझता है और उससे कहता है कि ऐसा किसी इंसान के साथ हो ही नहीं सकता। और वो चाडू से बातें करते हुए कहती है कि उसे सियोंग से जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। और ये बात सुनकर चाडू बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन वो ये कहता है कि दरअसल वो दोनों दोस्त हैं और आगे का उन लोगों ने अभी सोचा ही नहीं है। इधर सियोंग एक हेलमेट पहन के जॉम्बी के पास जाती है ताकि वो उसे काट ना सके। जॉम्बी देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। और वो उसे बताता है कि दरअसल वो ये शहर छोड़कर अब जा रहा है, इसीलिए वो सियोंग को उसकी कमाई के पैसे दे देता है। उसके बाद सियोंग वहां से उठकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। तभी वो नीचे गिर जाती है और वो सोचने लगती है कि शायद जॉम्बी ने उसकी चाय में कुछ मिलाया होगा। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जॉम्बी उसके पास आके उसकी मदद करता है और देखता है कि उसने कई सारे लोहे के सामान भी पहने हुए हैं ताकि वो जॉम्बी उस पर अटैक ना कर पाए। कुछ देर बाद जब सियोंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो भी एक जॉम्बी बन गई है और ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और तभी वो होश में आती है और देखती है कि दरअसल वो एक हॉस्पिटल में है। उसे चिल्लाने की आवाज सुन के उसकी बहन और ताए भी वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर भी उसकी आवाज सुनकर वहां पर आ गया था, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि उसके पेट में जो दर्द हुआ था वो अपेंडिक्स की वजह से हुआ था और उसे यहाँ पर लाने वाला किम नाम का एक डिटेक्टिव था, जिसने उसकी मदद करी और उसे यहाँ तक पहुंचाया और उसने उसकी सर्जरी के सारे पैसे भी चुकाए। लेकिन पैसे देने के कुछ देर बाद ही वो वहां से गायब हो गया। इधर हम उन दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि जॉम्बी के घर के पास ही रहते थे और वो दोनों एक मीट शॉप में होते हैं जहां पर वो कच्चा मीट खरीद रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि उन्हें भी वो खाकर ट्राई करना चाहिए। तभी शॉप का ओनर उनसे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो वो उससे कहते हैं कि उन्होंने किम को देखा था जो कि मांस खा रहा था। अब ये सुनकर वो किम के बारे में बातें करने लगता है और वहां पर उसके पास किम की फोटो भी थी। और जब वो डिटेक्टिव किम की फोटो देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फोटो के अंदर जो किम था वो पहले वाला डिटेक्टिव था और अभी जो किम बन के घूम रहा था वो दरअसल जॉम्बी था। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें जॉम्बी पर शक होने लगता है। इधर जॉम्बी जॉन को अपने पास बुलाता है और उसका डॉग उसे वापस कर देता है और उसके बाद वो अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। तभी जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और उसे कहता है कि उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। अब जॉन तुरंत सियोंग को कॉल करता है और इस बारे में बताता है और ये सुनकर सियोंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक जॉम्बी था लेकिन वो दिल का बहुत ही अच्छा था। वो तुरंत वहां से उठती है और जॉम्बी के ऑफिस में पहुंच जाती है उसे रोकने के लिए, पर वो देखती है कि वो पूरा ऑफिस सुनसान पड़ा हुआ है, यानी कि जॉम्बी वहां से जा चुका था। उसके बाद सियोंग उसे कॉल करती है और उसका फोन उसी ड्रॉर में बज रहा था, यानी कि वो अपना फोन भी वहां पर छोड़कर चला गया था। इधर जॉम्बी एक बस में बैठा हुआ था और वो किसी और शहर में जा रहा था और तभी पुलिस बस को रुकवा लेती है और हर एक पैसेंजर से पूछताछ करने लगती है। अब जॉम्बी देखता है कि वो सभी सबकी आईडीज मांग रहे हैं और ये देखकर वो काफी डर जाता है कि उसके पास कोई भी आईडी मौजूद नहीं थी। तभी वो देखता है कि बैग के अंदर किम की आईडी पड़ी है और वो उसी आईडी को पुलिस को दिखा देता है,
लेकिन वो पुलिस वाला देखता है कि उसकी शक्ल बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रही है, इसीलिए वो उससे दूसरी आईडी मांगता है। लेकिन ज़ॉम्बी के पास उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। तभी वहाँ पे सियोंग आ जाती है, जिसे चाडू की वजह से वो ऑफिसर जानता था, और वो उन्हें बताती है कि दरअसल ये उसके बॉस हैं जिनके साथ वो काम करती है, और वो यहाँ पर उससे उसका फोन वापस करने के लिए आई है। अब ये देखकर ऑफिसर को उस पर विश्वास हो जाता है और वो उन दोनों को वहां से जाने देता है। जब वो दोनों बस से उतरते हैं तो ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे ढूंढा कैसे। तो सियोंग उससे कहती है कि वो अपना फोन ड्रॉर में ही भूल गया था, और उसने उसके फोन की हिस्ट्री चेक करी थी, जिसमें उसने बस टर्मिनल के बारे में सर्च किया था, और ये देखकर वो समझ गई कि वो जरूर बस स्टैंड गया होगा बस को पकड़ने के लिए। उसके बाद सियोंग उसे अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहाँ सियोंग की फ्रेंड उसे देखकर उसे पहचान लेती है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने दरअसल उसके रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए ज़ॉम्बी डांस किया था। उसके बाद वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं, जहाँ पे सियोंग उससे ज़ॉम्बी होने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है, और इस उनके ज़ॉम्बी उसे सारी बात बताता है, और उसे कहता है कि ना ही वो ठीक से जी सकता है और ना ही वो ठीक से मर पा रहा है, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। और उसकी ये बात सुन के सियोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जब सारे कस्टमर उस रेस्टोरेंट से चले जाते हैं तो सियोंग वहां पर ड्रिंक करने लगती है। ज़ॉम्बी उससे कहता है कि ज्यादा शराब पीना हानिकारक हो सकता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और पीती ही रहती है। वो ज़ॉम्बी से ये भी कहती है कि वो दोनों मिलकर उसके पास्ट के बारे में पता करेंगे, ताकि वो जान सके कि आखिर वो कौन था और उसका ये हाल किसने किया। और ज़ॉम्बी भी यही चाहता था कि वो अपने पास्ट के बारे में पता करे, और वो उसकी बात मान लेता है ताकि वो उसका साथ दे सके। अगली सुबह होते ही सियोंग उसके घर पहुंचती है, जहां पर वो ढेर सारा रॉ मीट और बीबी क्रीम लेकर आई थी, और वो तुरंत उसको फ्रिज में रखने लगती है ताकि उसके लिए कोई भी कमी ना हो सके। उधर ही हम उसके पड़ोसी डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जो कि उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। वो ज़ॉम्बी की फोटो लेते हैं और उसके ऊपर बियर्ड बना देते हैं, ताकि वो देख सके कि ज़ॉम्बी की शक्ल किम से मिलती है या नहीं। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा अलग आदमी हैं, और वो सोचने लगते हैं कि आखिर असली किम कहाँ पर होगा। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो सच का पता लगाएंगे। शाम को ज़ॉम्बी जब घर से बाहर निकलता है तो सैम उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है, और ज़ॉम्बी उस बॉल को बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे कि वो बॉल बहुत ही दूर चली जाती है। उसके बाद सैम उसके पास आता है और उसका चेहरा गौर से देखने लगता है, और ज़ॉम्बी देखकर गुस्सा करता है और उसके हाथ पे हिट करके वो आगे बढ़ता है। इधर ली जब पुलिस स्टेशन में होता है तो वो चाडू से कहता है कि वो ली के बारे में पता करे, क्योंकि उसे लगता है कि उस बंदे में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। पहले तो चाडू उसे इनकार करता है क्योंकि उसे उस पर शक नहीं था, लेकिन उसी कॉलिग उससे कहती है कि उसने किम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है। और सुन के चाडू उसके पास जाता है और उसके पीसी में वो इंफॉर्मेशन देखने लगता है। इधर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि एक टेलर के पास था और वो कपड़े सिलेक्ट कर रहा था, और एक सूट उसे बहुत ही अच्छी तरह फिट आ जाता है, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है और उसे पहन के वो बाहर निकलता है। और हम देखते हैं कि वहाँ आसपास मौजूद सारी लड़कियां उसे घूर रही थी, क्योंकि वो उस अटायर में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं हम सियोंग को देखते हैं, जिसे रास्ते में जॉन और उसके दोस्त मिल जाते हैं, और वो उनको लेकर गेम सेंटर चली जाती है ताकि वो उन्हें गेम खिला सके। वो वहां पर वो गेम खेल रहे थे जिसमें zombies को किल करना था, और जब सियोंग की बारी आती है तो वो ज़ॉम्बी को नहीं मार पाती, क्योंकि उसकी नज़र में ज़ॉम्बी अच्छे होते हैं और वो उन्हें नहीं मार सकती थी। तभी उसे चाडू का कॉल आता है, जो कि ज़ॉम्बी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। और सियोंग जब ये सुनती है तो वो तुरंत वहां से भागती है ताकि चाडू उसकी इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी जब अपने ऑफिस में आता है तो वो चाडू को वहां पर मौजूद देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ बातें करने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो असली किम है। अब ये सुन के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है और वो झूठ बोलता है कि वो ही असली किम है। तभी सियोंग वहां पर आ जाती है और चाडू को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। हम उन दोनों डिटेक्टिव्स को देखते हैं, जो कि ऊपर से सब कुछ देख रहे थे। ज़ॉम्बी भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये शहर उसके लिए अब ठीक नहीं है, इसीलिए जल्दी से ये शहर उसे छोड़ना पड़ेगा। इधर सियोंग अपने दोस्त के साथ होती है, और वो उससे पूछती है कि अगर किसी की मेमोरी चली जाए तो उसे वापस कैसे लाया जा सकता है। ये सुन के वो कहती है कि उस आदमी को ज्यादातर ड्रामास देखना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में ऐसी ही स्टोरी होती है जिसे देखकर उसे सच में याद आ जाएगा। उसके बाद हम ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो कि ड्रामा देखने लगा था, ताकि उसे याद आ सके कि वो कौन है और वो कहाँ से आया है। उस ड्रामा में जो प्रोटैगनिस्ट था वो बहुत ही अमीर आदमी था, और उसकी याददाश्त भी चली गई थी। उसके बाद ज़ॉम्बी इमेजिन करने लगता है कि क्या हो अगर वो भी अमीर आदमी निकला तो। वो सोचता है कि अगर वो अमीर होता तो वो अपने पास एक मैनेजर रखता, और वो हर वक्त उस पर गुस्सा ही करता रहता, और वो सिर्फ मीट ही कंज्यूम करता और उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता। जब उसे वो नॉनवेज पसंद नहीं आता तो वो मैनेजर को बहुत डांटता और उसे ही काट लेता। अभी सपना देखकर उसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और सोचता है कि रियल लाइफ में वो किसी इंसान को नहीं मार सकता। तभी उसके पास सियोन आती है, जो कि उसे हिप्नोसिस ट्राई करने के लिए कहती है, जिसकी मदद से वो अपनी याददाश्त को वापस ला सकता था। उसके बाद वो लेट जाता है और वो उसे एक पेंडुलम की मदद से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है।
अब ये करते हुए उन्हें घंटों बीत जाते हैं लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होता और थक हार के सियोंग वहीं पर सो जाती है। और ज़ॉम्बी भी काफ़ी बोर हो गया था, इसीलिए वो उठकर वहां से चला जाता है। इधर हम उन डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो कि बहुत सारी स्मूदीज लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। और वो एक डिटेक्टिव था तो पुलिस स्टेशन में सभी लोग उसे जानते थे और वो चीफ से जाकर बातें करने लगता है। उसके बाद वो चाडू के पास जाके बैठता है जहां पर चाडू डिटेक्टिव किम के बारे में बातें कर रहा था, जहां वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान है लेकिन उसे उस पर शक है तो वो उस पर नजर भी रखेगा। अब ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है और उसे ये लगने लगता है कि किम ने पुलिस को पैसे खिला रखे हैं, तभी वो उसकी तरफदारी कर रहे हैं। इधर सियोन को एक लाइटर मिलता है जो कि ज़ॉम्बी का लाइटर था और वो उसकी फोटो लेकर तुरंत इंटरनेट पे डाल देती है ताकि उससे रिलेटेड जो भी फोटोज हों उसे वो ढूंढ सके। वो कैप्शन में लिखती है कि अगर किसी ने भी इस लाइटर को पहले देखा हो तो वो उन्हें मैसेज करे। अब पोस्ट डालने के कुछ देर बाद ही एक आदमी का उन्हें रिप्लाई आता है जहाँ वो कहता है कि मैंने इस लाइटर को एक आदमी के पास देखा था, और सोचने लगते हैं कि अब बहुत जल्दी उन्हें उसके पास्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब वो दोनों उस आदमी से मिलने का प्लान करते हैं लेकिन जब वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं तो वो आदमी वहां पर नहीं आता और मैसेज करता है कि आज उसे कहीं और जाना पड़ा जिसकी वजह से वो उनसे मिलने नहीं आ सकता। और ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि आज मौका था पता करने का कि आखिर वो कौन है और आज वो मौका ही चूक गया। तभी वहां पर योंग आता है जो कि वही बंदा था जिसपे इंटरव्यू के बाद हमला हो गया था। योंग जब उसे देखती है तो वो उससे बातें करने लगती है और वो उसे ज़ॉम्बी से भी मिलवाती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी से बहुत ही वियर्ड तरीके से बात कर रहा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि दरअसल उसकी माँ माउंटेन्स में कहीं खो गई है और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि उसकी माँ को भूलने की बीमारी थी और उसी के चलते वो कहीं पर भी चली जाया करती थी। अभी सुन के सियोंग कहती है कि मेरे बॉस किम उसे बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे कई सारे लोगों को ढूंढा है जो कि खो गए थे। अभी सुन के ज़ॉम्बी को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और अंत में वो उसकी बात मान लेता है उसका केस लेने के लिए। उसके बाद वो सभी जंगल में जाते हैं उसकी माँ को ढूंढने के लिए और सियोंग और ज़ॉम्बी अलग रास्ते जाते हैं ताकि वो उसकी माँ को ढूंढ सकें। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो बूढ़ी लेडी मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। वो उसके पास जाते हैं उसे संभालने के लिए, लेकिन तभी उनके सामने एक वाइल्ड बोर आ जाता है जिसे देखकर सियोंग का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी बोर उस पर अटैक करने के लिए जाता है और ज़ॉम्बी ये देखकर तुरंत वहां पर आता है और उसे बचा लेता है। तभी सियोंग नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी की आंखें लाल हो गई हैं और ये देखकर वो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि ऐसा क्यों हो गया है। अभी सुनकर ज़ॉम्बी समझ जाता है कि उसे अपनी भूख किसी भी तरह मिटानी होगी, नहीं तो उसकी आंखें ऐसी ही लाल रहेंगी। ज़ॉम्बी सियोंग को छाता देता है और उस औरत के साथ वहीं पर बैठा देता है और उसे कहता है कि वो 100 तक गिनती करे। उसके बाद सियोंग उसकी बात मानकर ऐसा ही करती है और ज़ॉम्बी उस बोर से लड़ने लगता है और उसे मार गिराता है। वो उस बोर को खाई के नीचे गिरा देता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो भी नीचे गिरने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी और सियोंग उस बोर को उठाकर ले जा रहे थे और ज़ॉम्बी के मुंह पे खून लगा हुआ था, यानी उसने उसे खा लिया था जिससे कि उसकी भूख मिट गई थी। दरअसल उस बोर ने टाउन में बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था और उसको जो कोई भी मारता उसे ढेर सारा इनाम मिलता। इसलिए जब ये खबर वहां के लोगों को पता चलती है कि किम ने उस बोर को मारा है तो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसे इनाम की रकम देते हैं। उसके बाद ज़ॉम्बी का इंटरव्यू होता है जिसमें सभी लोग उसकी फोटोज खींच रहे थे। इंटरव्यू खत्म करने के बाद वो सियोंग के पास आता है जो कि यूंग की माँ के साथ बैठी हुई थी। जब यूंग वहां पर आता है तो वो ज़ॉम्बी को शुक्रिया अदा करता है उसकी माँ की जान बचाने के लिए और उसके बाद वो अपनी माँ को लेकर घर जाने लगता है, लेकिन उसकी माँ बार बार पलट के ज़ॉम्बी की तरफ ही देखी जा रही थी। तभी वो भागते हुए ज़ॉम्बी के पास आती है और उसके गले लग जाती है और उसे कहती है कि वो उसका बेटा है तो वो अब तक कहाँ पर था। अब उनकी ये हरकत देखकर योंग उन सबसे माफी मांगने लगता है और उनसे कहता है कि उसकी माँ को भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो किम को ही अपना बेटा समझ बैठी हैं। उसके बाद योंग अपनी माँ का हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन अब भी वो ज़ॉम्बी को ही देखे जा रही थी जिससे ज़ॉम्बी को भी उनके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। रात को सियोंग जब अपने रूम में होती है तो वो ज़ॉम्बी के बारे में ही सोचे जा रही थी कि दरअसल उसने उसकी जान बचाई थी और वो उसके ऊपर आ गया था। वो सोचती है कि वो कितना अलग है और कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगी थी। इधर ज़ॉम्बी उस बूढ़ी लेडी के बारे में ही सोच रहा था और वो ये भी सोचने लगता है कि क्या उसकी भी कोई माँ होगी जो कि उसके घर आने का इंतजार कर रही होगी। अगले दिन सियोंग ज़ॉम्बी को एक साइकिक के पास लेकर आती है जो कि उस शहर की जानी मानी साइकिक होने का दावा करती थी। वो साइकिक ज़ॉम्बी को देखकर कहती है कि तुम जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हो, और ये सुनकर सियोंग हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चली। ज़ॉम्बी को भी लगने लगता है कि सच में वो साइकिक उसका पास्ट बता देगी, इसीलिए वो अलर्ट हो जाता है और उसकी हर एक बात ध्यान से सुनने लगता है।
लेकिन वो साइक एक फ्रॉड थी जो कि सभी लोगों को ऐसे ही बोला करती थी। स्वयं उससे कहती है कि कई सारे लोगों ने कंप्लेन करी है कि वो सेम ही लाइन सबको बोलती है, इसीलिए वो नाटक ना करे और उन्हें पता है कि वो फ्रॉड है। स्वयं उसे डांटती है और उसकी बेल उठा के उसे हिलाने लगती है। तब ज़ॉम्बी को कुछ होने लगता है और अचानक से उसे पास्ट का कुछ विजन आता है और वो वहां पर उस छोटी लड़की सू को देखता है जिसे सैंटा ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। ये याद करके उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो तुरंत बाहर आ जाता है और वो शिवांग से कहता है कि अभी उसे एक विजन आया था जिसमें उसने उस छोटी लड़की सू को देखा था और उसका मानना है कि जरूर वो सू से कनेक्टेड है। तभी वो लड़की उसके विजन में आती है और उस दिन जब उसने उसको टीवी में देखा था तो वो बावला हो गया था। वो यही बताता है कि विजन में उसने सू को बनी के साथ देखा था। अभी सुन के सियोंग चाडू को कॉल करती है और उससे पूछती है कि सू की लाश के पास उन्हें कोई बनी मिला था या नहीं। तो जाडू उससे कहता है कि उन्हें वहां पर कोई भी बनी नहीं मिला था। ये सुन के सियोंग कहती है कि अगर उसके विजन असली हैं तो उन्हें सू के डैड के पास चलना चाहिए उनसे पूछताछ करने के लिए। सू के जो डैड थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ज्यादातर टाइम अपने काम की वजह से बाहर ही रहते थे, इसीलिए जब वो उसके घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो घर पे है ही नहीं और वो 1 महीने की बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है और उसके बाद ही वो वापस आएगा। ये सुन के वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सियोंग ज़ॉम्बी से बताती है कि दरअसल सू अपने डैड से मिलना चाहती थी पर उसी दिन उसे किडनैप कर लिया गया और उसकी लाश उन्हें मिली। अब ये सुनकर ज़ॉम्बी और सियोंग दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। रात को सियोंग जब अपने रूम में होती है तो चाडू उसे एक बनी की फोटो भेजता है और पूछता है कि क्या ये वही बनी है जिसके बारे में वो सुबह पूछ रही थी। वो फोटो देखकर सियोंग तुरंत उसे ज़ॉम्बी को सेंड कर देती है और ज़ॉम्बी जब उसे देखता है तो वो वही सेम बनी था जो कि उसके विजन में आया था। वो रिप्लाई में कहता है कि ये वही बनी है और ये सुन के सियोंग हैरान हो जाती है। उसके बाद ज़ॉम्बी जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर में किसी ने तोड़फोड़ करी है और वहां पे सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके बाद वो अपना सामान चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका लाइटर गायब है, यानी कोई यहाँ पर आया और उसके लाइटर को चुरा कर ले गया। उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने उसका लाइटर चुराया था और वो उस लाइटर की मदद से बनी और कुछ कागजातों को जला देता है। वो आदमी ये जलाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो जिंदा बचा हुआ है और फिर हमें उस आदमी की शक्ल दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हियोंग है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है, लेकिन तभी उसे किसी की स्मेल आती है और उसे सूंघते हुए वो तुरंत वॉशरूम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर उसके पड़ोसी डिटेक्टिव्स वोंग और सैम छुपे हुए हैं और वो उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सैम उससे कहता है कि दरअसल वो उसके लिए खाना लेकर आए थे और जब वो अंदर आए थे तो उन्हें किसी की आने की आवाज आई थी, इसीलिए वो बाथरूम में जाकर छुप गए थे। उन्होंने देखा कि उसे घर में कोई आया था जिसने यहाँ पर तोड़ फोड़ करी और उसके बाद उसके लॉकर से वो कुछ चुरा कर अपने साथ ले गया। ये सुन के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे, लेकिन सैम उससे कहता है कि अगर उसके बारे में उसे और जानना है तो उसे उसके ऑफिस के अंदर आना पड़ेगा और पैसे देकर उससे काम करवाना होगा क्योंकि वो भी डिटेक्टिव्स हैं और वो पैसे पे काम करते हैं। अब इतना बोलकर सैम और उसका साथी अपने ऑफिस में चले जाते हैं और वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत दिनों बाद एक केस मिलना था। उन्हें लगता है कि शायद ज़ॉम्बी उनके पास आएगा और उन्हें वो केस देगा, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी ज़ॉम्बी उनके पास नहीं आता, जिससे वो लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ज़ॉम्बी अपने रूम में होता है जहां पर वो सोच रहा था कि आखिर उसका लाइटर कोई चुरा कर क्यों ले जाएगा और फिर हमें योंग दिखाया जाता है जिसके पास वो लाइटर था। अगले दिन हमें सियोंग का घर दिखाया जाता है जहां पर उस छोटे बच्चे जॉन का बर्थडे था और सियोंग के भाई बहन उसे विश करते हैं। सियोंग तैयार हो जाती है और वो ज़ॉम्बी के घर जाने लगती है। अब उसके जाने के बाद योंग ताई से बोलती है कि तुम जॉन के साथ जाकर चाडू को बुला कर ले आना ताकि वो बर्थडे पार्टी में सियोंग के साथ वक्त बिता सके और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ सके और उनकी शादी जल्दी हो सके। इधर सियोंग जब ज़ॉम्बी के घर में पहुंचती है तो वो उसकी हालत देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके रूम की हालत चोर ने बहुत ही बुरी कर दी थी। जब सियोंग उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हुआ तो ज़ॉम्बी उसे बताता है कि कल रात चोर आया था जो कि उसका लाइटर चुरा कर ले गया। इधर हम सैम और उसके साथी को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातों को सुन रहे थे क्योंकि कल रात उन्होंने निकलने से पहले उसके घर में ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जिसकी मदद से वो वहां पर हो रही सारी बातें सुन पा रहे थे। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद ज़ॉम्बी और सियोंग फिर से सू के घर जाते हैं और बताती है कि सू के डैड बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी ज़ॉम्बी को सुगंध आती है और वो समझ जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और सियोंग के साथ पार्क में जाकर बैठ जाता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है और ज़ॉम्बी को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ताए है जिसके साथ जॉन भी था और वो पार्क में यहाँ पर खेलने के लिए आए थे। जॉन जब ज़ॉम्बी को वहां पर देखता है तो वो उसे भी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ज़ॉम्बी ये सुन के कहता है कि वो उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगा।
पर जब जॉन उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो उसकी बात मान जाता है। उसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग छत पर होते हैं और वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब जॉन केक काटता है तो सभी लोग उसे गिफ्ट्स देते हैं और उसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। जॉम्बी जब ताई की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से खाना खा रहा था, जिसको देखने के बाद वो अजीब हरकतें करने लगता है। ताई के मुंह पे खाना लगा हुआ था तो वो उसे निकाल कर खाने वाला था, लेकिन तभी सियोंग उसे रोक देती है और उससे कहती है कि वो ऐसी हरकत ना करे। उसके बाद वो सबसे कहती है कि आज का खाना किम बनाएगा, क्योंकि किम ने उसे बताया था कि पहले वो एक शेफ हुआ करता था। अब ये सुन के ज़ॉम्बी सियोंग की हाँ में हाँ मिलाता है और उसके बाद वो मीट को पकाने लगता है। जब सभी लोग बातें कर रहे होते हैं तो जॉन की नज़र उसकी शर्ट पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि ज़ॉम्बी की शर्ट जलने लगी है। ये देखकर वो उसे आगाह करता है और ज़ॉम्बी अपने शर्ट की आग को बुझाने लगता है। उसके बाद वो सभी मिलके उसकी आग को बुझाते हैं और उसके बाद सियोंग उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और उसे कहती है कि वो हाथ में दर्द होने का नाटक करे, ताकि किसी को ये ना लगे कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। ज़ॉम्बी उससे कहता है कि आज जब सभी लोग उसके लिए आग बुझा रहे थे तो उसे पहली बार इंसान होने की फीलिंग आई और उसे लगा कि वो भी इंसानों की तरह ही है। उसे ये भी कहता है कि वो अपने परिवार का पता लगाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका परिवार भी अच्छा ही होगा। सियोंग ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और तभी वहां पर सारे बच्चे आते हैं जो कि उससे बातें करने लगते हैं। जब चारू सियोंग को ज़ॉम्बी के साथ देखता है तो उसके पास सियोंग की बहन आती है जो कि उससे कहती है कि सियोंग को पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ताए ज़ॉम्बी के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है और उसे कहता है कि उसने जो खाना बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। इधर हम योंग को देखते हैं जो कि एक जंगल में होता है और वहां पर वो खुदाई करने लगता है, मानो कि वो किसी की लाश को ढूंढ रहा हो। लेकिन उसे उस गड्ढे में वो चीज नहीं मिलती जिसे वो ढूंढ रहा था, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद जॉम्बी जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसे वहां पर हियोंग मिलता है। वो उसे कहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहा है कि वो उसे नहीं जानता और वो उस लड़की के साथ किडनैपिंग वाले केस पे काम क्यों कर रहा है। अगर वो इस केस पर काम करता रहा तो वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सुन के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब बातें वो क्यों कर रहा है। तभी ह्योंग हंसने लगता है और उससे कहता है कि ये बस एक मजाक था और वो अपने एक दोस्त को डराने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली ना ले। अब ये कहकर ह्योंग तुरंत वहां से चला जाता है और ज़ॉम्बी को लगने लगता है कि शायद वो नाटक कर रहा है। इधर हम सैम और उसके साथी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी की सारी बातों को सुन रहे थे। तभी ज़ॉम्बी कहता है कि वो खिड़की के बाहर देखें और जब वो खिड़की खोलते हैं तो उन्हें ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे उनका ट्रांसमीटर मिल गया था और वो उन्हें इशारे से अपने घर में बुलाता है। अभी देखकर सैम और वोंग डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके घर में जाते हैं और वहां पे ज़ॉम्बी उन्हें कुछ पैसे देता है और उनसे कहता है कि वो उसके लिए ह्योंग पर नजर रखें। अब ये केस पाकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अगले दिन वो आइसक्रीम मैन बनकर ह्योंग पर नजर रखने लगते हैं। इधर हम ह्योंग और ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और वहां पर पहुंचने के बाद वो चाडू से मदद मांगते हैं और उसे कहते हैं कि वो सू का सारा सामान देखना चाहते हैं। और चाडू ये सुन के सू की फाइल और उसके सारे सामान को लेकर आता है, तो सियोंग तुरंत बहाने बनाती है और चाडू को बाहर ले जाती है ताकि ज़ॉम्बी अकेले में उस सामान का निरीक्षण कर सके। ज़ॉम्बी सू का सामान निकालता है और उसे स्मेल करने लगता है, जिसके अंदर से उसे ब्लीच की सुगंध आ रही थी। उसके बाद वो उसे रख देता है और बाहर आकर सियोंग को अपने साथ ले जाता है। रात को हम सैम और वोंग को देखते हैं जो कि अब भी योंग पर नजर बनाए हुए थे और उन्होंने उसके घर का पता भी लगा लिया था, जिसके बाहर ही छुप कर वो उस पर नजर रख रहे थे। सैम चुपके से उसकी फोटोज भी निकालता है और उन फोटोज को ले जाकर वो ज़ॉम्बी को दे देता है। जब ज़ॉम्बी उन फोटोज को देखता है तो उसमें से एक फोटो ऐसी होती है जिसके अंदर हियोंग ज़ॉम्बी का लाइटर यूज करते हुए नजर आ रहा था और ये देखकर ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि जरूर उसने ही उसका लाइटर चुराया है। इधर सियोंग जब रास्ते में कहीं जा रही होती है तो अचानक से उसे सू के डैड नजर आते हैं जो कि अपनी गाड़ी में जा रहे थे। वो तुरंत उनकी गाड़ी को रुकवाती है और उनके साथ सू के बारे में बातें करने लगती है। इधर ज़ॉम्बी वो फोटोज देखकर ह्योंग के घर के बाहर पहुंच गया था और वहां पे जब वो सामान देखता है तो अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी उसे वहां पर ब्लीच का पैकेट नजर आता है और उसके अंदर वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे सू के सामान में आ रही थी। तभी वहां पर ह्योंग आ जाता है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने सू को क्यों मारा था। ये सुन के ह्योंग ज़ॉम्बी को जंगल की ओर ले जाता है उसे सच्चाई बताने के लिए। इधर स्योंग जब सू के घर में होती है तो वो उसके कमरे में जाती है, जहाँ पर वो उसकी फोटोज को देखने लगती है और एक फोटो के अंदर उसे एक आदमी का हाथ नजर आता है जिसमें एक घड़ी थी और वो घड़ी किसी और की नहीं बल्कि वो ज़ॉम्बी की घड़ी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो सू के पिता से पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन था जिसके पास ये घड़ी है, तो उसका पिता उसे बताता है कि दरअसल ये उनका पर्सनल बॉडीगार्ड था।
जो हमेशा सू के प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ रहता था, और सू भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसके साथ रहना पसंद करती थी। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है वो भी गायब है और वो आज तक उसे कहीं पर नहीं दिखा। अब ये खबर पाकर सियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि आखिर ज़ॉम्बी कौन है। वो ज़ॉम्बी को तुरंत कॉल करने लगती है इस बारे में बताने के लिए, लेकिन ज़ॉम्बी अपना फोन घर में ही भूल गया था, जिसकी वजह से वो उसका कॉल नहीं उठा पाता। इधर योंग जब ज़ॉम्बी के साथ होता है तो वो उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी नाटक करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये सब उसी का प्लान था और उसने ही इस प्लान को बनाया था। और वो खुद सैंटा बनकर उस बच्चे को किडनैप करके ले आया था ताकि तुम उसके डैड से पैसे ले सको और अमीर बन सको, पर तुमने धोखे से उस लड़की को जान से मार डाला, जिसकी वजह से हमारा प्लान फेल हो गया था। ये बात सुनकर ज़ॉम्बी को कुछ विजन्स आते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि वो सैंटा के कपड़े पहना हुआ है और उसको को भी देखता है जो कि उसकी मदद मांग रही थी। अब ये देखकर ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बातें सच हैं, इसीलिए वो जोर से चिल्लाता है। और योंग उसके पास आके उससे कहता है कि वो पुलिस को इस बारे में कुछ भी ना बताए, क्योंकि अगर वो पुलिस को इस बारे में बताएगा तो वो दोनों ही फंस सकते हैं। ज़ॉम्बी को बहुत ही गिल्ट फील होता है और वो वहां से जाने लगता है, और रोड पे सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पे क्रीम नहीं थी और वो ज़ॉम्बी लग रहा था। इधर सियोंग जो ज़ॉम्बी को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसीलिए वो उसके घर में ही चली जाती है और उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद भी ज़ॉम्बी वहां पर नहीं आता। तभी उसके घर के नीचे चाडू आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और चाडू उसे गाड़ी में बैठाता है और उसे घर छोड़ने के लिए ले जाता है। वहीं एक खंबे के पीछे ज़ॉम्बी भी खड़ा होता है जो कि ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो एक अच्छा इंसान था और ऐसा काम वो नहीं कर सकता। उसके बाद वो एक ड्रिल मशीन लेता है और उससे अपने ब्रेन को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो उसके दिमाग के पास पहुंचती वो ड्रिल मशीन ही बंद हो जाती है। तभी वो देखता है कि उस ड्रिलर की वायर कटी हुई है, और जब वो उसके वायर को पकड़ता है तो उसे शॉक लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अगली सुबह होते ही सियोंग खुशी में ज़ॉम्बी के घर आती है, लेकिन इस बार भी उसे ज़ॉम्बी घर में नहीं मिलता। तभी उसे जमीन पे पड़ी हुई योंग की फोटो मिलती है, जिसमें वो उसके लाइटर को इस्तेमाल कर रहा था, और उस फोटो में सैम के कैमरे का एक मार्क था, जिसे वो समझ जाती है कि ये फोटो सैम ने खींची होगी। इसीलिए सियोंग तुरंत सैम के पास जाती है और उससे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है, जहाँ सैम उसे बताता है कि ज़ॉम्बी ने उन लोगों को हायर किया था और उन्हें ये पता चला कि उस दिन जो ज़ॉम्बी के घर में चोरी हुई थी वो ह्योंग ने ही करी थी। अभी सुनकर सियोंग काफी हैरान हो जाती है और वो बाहर चली जाती है, और वो अपना फोन निकालकर ज़ॉम्बी को मैसेज करती है कि वो उसे जल्दी मिले। इधर ज़ॉम्बी बाहर होता है और वो अपने मरने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि उसका मरना जरूरी है अगर उसने उस बच्ची को मारा है तो। जब वहां जाने की कोशिश करता है तो ताय वहां पर आकर उसे रोक लेता है, और वो उसे पहचान नहीं पाता तो वो उससे कहता है कि दरअसल अंदर एक ज़ॉम्बी है, क्योंकि उसने उस बोर की बॉडी को एग्जामिन किया था और उसके ऊपर दांतों के निशान थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने ही मारा है। ज़ॉम्बी ने अपने चेहरे पर क्रीम नहीं लगा रखी थी, इसीलिए वो उसे अपना चेहरा दिखा देता है और उसे कहता है कि उसने जानबूझकर ज़ॉम्बी का गेटअप किया है ताकि लोगों के साथ वो यहाँ पर प्रैंक कर सके। उसके बाद वो साइड में जाता है और सियोंग का मैसेज चेक करता है, जहाँ पे उसने उससे मिलने के लिए कहा था। तभी उसे साइड वाली बेंच पे एक औरत नजर आती है, जो कि जब उठ के जा रही होती है तो उसके बैग से क्रीम गिर जाती है, और वो उस क्रीम को उठाकर लगा लेता है ताकि उसका चेहरा देखकर कोई डरे ना। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो कि ह्योंग के घर आ गई थी, और वो मिन से ह्योंग के बारे में पूछती है, लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ बताती ह्योंग वहां पर आ जाता है और उसे देखकर वो उसे घर के अंदर बुला लेता है। सियोंग उससे पहले तो नॉर्मल बातें करती है, और उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर वो सूखे केस के बारे में उससे क्या छुपा रहा है, कि उसने उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करवाई है और उसमें उसे पता चला है कि उसका हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ था, बल्कि उसके हाथ पे किसी ने स्टैब किया था। अब ये सुन के ह्योंग समझ जाता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई है, इसीलिए वो अपने पीछे पड़े हैमर को उठाने लगता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन तभी सियोंग उसकी हरकत मिरर में देख लेती है, इसीलिए वो गर्म चाय उसके मुंह पर फेंक देती है और उसके बाद अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। और वो देखती है कि उस रूम में ह्योंग की माँ और मी है। वो मी से कहती है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे क्योंकि ह्योंग पागल हो गया है, लेकिन मी ऐसा नहीं करती और वो एक लकड़ी उसके सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब सियोंग की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, और ह्योंग उसके सामने बैठा हुआ था। वो उसे कहता है कि उस दिन जो उसने उसे कहानी सुनाई थी वो झूठी थी। दरअसल उस दिन जब वो उस लेक के पास था तो उसे मी मिली थी, और उसे पहली नजर में देखते ही उसको उससे प्यार हो गया था, इसीलिए वो उसे अपने घर ले आया और उन दोनों ने शादी कर ली। और उस दिन इंटरव्यू के बाद उसने मी से ही अपने हाथ पर स्टैब करवाया था ताकि वो उसे एक और झूठी कहानी सुना सके। उसे ये भी बताता है कि दरअसल सू को भी उन दोनों ने ही मिल के मारा है। इधर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि ह्योंग के घर की तरफ भाग रहा था। उसके बाद हमें सियोंग दिखाई जाती है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, और ह्योंग और उसके फैमिली मेंबर्स खाना खा रहे थे। तभी ह्योंग की जो माँ होती है वो अपने हाथ से क्रैब खाने लगती है, लेकिन मी उसे तुरंत रोकती है और उससे वो क्रैब छीनने लगती है।
और उसे कहती है कि वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करे खाना खाने के लिए। अब इसी छीना झपटी में क्रैब का जो हाथ होता है वो सियोंग के पास जा गिरता है और मौका देखकर सियोंग उसको अपने पास रख लेती है। उसके बाद ह्योंग मी से कहता है कि उसे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जब वो वापस आए तो उसे सियोंग मरी हुई मिलनी चाहिए क्योंकि वो उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। अब मी खाना खाने के बाद तुरंत नाइफ लेकर आती है, जहां पर वो सियोंग की तरफ बढ़ने लगती है उसे जान से मारने के लिए। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है वैसे ही क्रैब के हाथ की मदद से वो अपने हाथों को फ्री कर लेती है और लकड़ी उठाकर मी के सर पे मारती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। और उसके बाद मी जब उस पर अटैक करने के लिए आती है तो वो उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और मौका पाकर वो अपना बैग और फोन उठाती है और वहां से भाग निकलती है। तभी मी उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी ज़ॉम्बी वहां पर आ जाता है जो कि सियोंग को खींच लेता है और उसका मुंह बंद करके वो उसे चुप रहने के लिए कहता है। सियोंग ज़ॉम्बी से कहती है कि दरअसल वो एक बॉडीगार्ड था और वो उसे मी और ह्योंग के बारे में भी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है। तभी सियोंग के सर से खून निकलने लगता है और वो अचानक बेहोश हो जाती है। जब योंग वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सियोंग भाग गई है, इसीलिए वो उस शहर को छोड़ने का प्लान करता है। वो अपनी माँ को गाड़ी में बैठाता है और मी का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है जो कि मी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। और अगर योंग बाहर जाता तो वो भी पकड़ा जा सकता था, इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जिसकी आंखें अब खुल गई थी और वो देखती है कि वो अपने घर में मौजूद है और उसके सामने चाडू बैठा हुआ था। चाडू उससे कहता है कि वो जख्मी है तो वो अभी आराम करे और चिंता ना करे, वो ह्योंग को भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद चाडू बाहर जाता है और ज़ॉम्बी को देखकर वो उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसका कॉलर पकड़ के उससे कहता है कि वो सियोंग से दूर रहे वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद चाडू अपने ऑफिस में जाता है जहां पर वो मी से पूछताछ कर रहा था, लेकिन मी उसे कोई भी बात बताने के लिए तैयार नहीं थी। तभी चीफ उसे बताता है कि ह्योंग की गाड़ी का लोकेशन उन्हें मिल गया है और वो अपनी सारी टीम को उसके पीछे भेज देता है। और उसके बाद चीफ मी के पास बैठकर उससे पूछताछ करने लगता है। इधर ज़ॉम्बी जब स्ट्रीट्स पे होता है तो उसे एक टीवी चलती हुई नजर आती है और उसमें न्यूज़ चल रही थी कि ह्योंग नाम का सैंटा किलर पकड़ा गया है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि जरूर ह्योंग को कोई और बात पता होगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो कि वो छुपा रहा है। तभी उसे ह्योंग का कॉल आता है जो कि उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें जानना था ना कि उस दिन क्या हुआ था, तो तुरंत पहाड़ी पर आ जाए, वहां पर वो उसे सारी बात बताएगा। हवे सुन के ज़ॉम्बी वहां पर आने के लिए तैयार हो जाता है। इधर चीफ जब मी से पूछताछ कर रहा होता है तो वो उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन तभी वहां पर सैम और उसके साथी आ जाते हैं। और सैम जब मी की शक्ल देखता है तो वो उसे पहचान जाता है और वो चीफ को उसके बारे में बताने लगता है। वो उसे ये भी बताता है कि दरअसल मी कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है और ये सुन के चीफ हैरान हो जाता है। मी ये सारी बातें सुनकर रोने लगती है और वो चीफ को बताती है कि दरअसल वो सू को अपनी बेटी बनाना चाहते थे। इधर ज़ॉम्बी पहाड़ी पर पहुंच गया था और तभी उसे ह्योंग का कॉल आता है जो कि एक छोटे से शेल्टर में बैठा हुआ था। वो ज़ॉम्बी से कहता है कि उसकी गाड़ी में एक बॉक्स है तो वो उसे निकाले। और जब ज़ॉम्बी उसकी बात मानकर उस गाड़ी को खोलने के लिए जाता है तो अचानक से उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर ह्योंग को लगता है कि शायद अब ज़ॉम्बी मर गया होगा, लेकिन ज़ॉम्बी तो पहले से ही मर चुका था तो वो क्या ही मरता। इसीलिए उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो फिर से जिंदा हो जाता है। वो खड़ा होकर उस बॉक्स को देखता है जो कि सू का बॉक्स था और उसे देखकर उसे सारी बात याद आने लगती है। वो याद करता है कि एक दिन वो रेस्टोरेंट में सू के साथ बैठा हुआ था और सू ने उसे बताया था कि वो क्रिसमस पे अपने डैड से मिलना चाहती है। ज़ॉम्बी ने उस रेस्टोरेंट में ह्योंग को भी नोटिस किया था जिसके पास वही लाइटर था। अगले दिन ज़ॉम्बी बॉडीगार्ड जब सू से मिलने के लिए उसके घर में पहुंचता है तो वहां पर उसे सू कहीं पर भी नजर नहीं आती, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर उसका किडनैप हो चुका है। वो घर के बाहर जब छानबीन करता है तो उसे वहां पर वही लाइटर मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि उस लाइटर वाले बंदे ने ही उसे किडनैप किया होगा जो कि कल रेस्टोरेंट में उसके सामने बैठा था। सीसीटीवी की मदद से उसने ह्योंग का पता भी लगा लिया था और वो उसके घर के बाहर पहुंच गया था सू की जान बचाने के लिए। वहीं पे उसे एक भट्टी में सैंटा के कॉस्ट्यूम भी जलता हुआ नजर आता है, जिसे वो समझ गया था कि ह्योंग ही सैंटा किलर है। उसके बाद वो स्टोर रूम में गया था और वहां पर उसे सू बंधी हुई मिली थी जो कि उससे मदद मांग रही थी। उस वक्त वो सू का बॉडीगार्ड था और उसे इस हालत में देखकर वो हैरान हो गया था। इसलिए जब वो उसे छुड़ाने के लिए जाता है तो ह्योंग वहां पर आकर उसे स्टैब कर देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी वहीं पर बेहोश हो गया था। तो उसकी आंखें खुली थी तो उसने देखा था कि उसने उसे शूट कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब ये सब ज़ॉम्बी याद करके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ह्योंग के पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह पीटने लगता है। अब ह्योंग ये देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की की विश पूरी करना चाहता था। उसके बाद वो ज़ॉम्बी को फिर से शूट करता है और अपनी माँ को लेकर वहां से जाने लगता है। उसके बाद ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो ह्योंग उसे मल्टीपल फायर्स करता है, जिससे कि ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो उसके सर में शूट करने वाला होता है,
लेकिन जब वो उसे शूट करता है तो उसकी मॉम उसके बीच में आ जाती है, जिससे कि उसकी माँ को ही गोली लग जाती है। और दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि दरअसल वो बूढ़ी औरत योंग की माँ नहीं थी, बल्कि वो असल में ज़ॉम्बी की ही माँ थी। वो उसे सारी बात बताती है और उसकी हाथों में ही दम तोड़ देती है। और ज़ॉम्बी याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। ये सोचकर ज़ॉम्बी रोने लगता है और वो तुरंत ह्योंग के पास जाता है उसे मारने के लिए। और हम एक गन शॉट की आवाज़ को सुन पाते हैं। और यहाँ पे रिवील होता है कि ज़ॉम्बी का जो असली नाम था वो मिन था। उसके बाद हमें मिन की मॉम का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर मिन नीचे बैठा हुआ था और वो अपनी माँ को याद कर रहा था। कुछ देर बाद स्योंग अपनी परिवार के साथ वहां पर आती है और उसकी मॉम के लिए प्रे करती है। और उसके बाद जब सभी खाना खाने लगते हैं तो स्योंग मिन के पास आती है और उसे बताती है कि दरअसल तुम हर साल सू के लिए सैंटा बना करते थे, पर उस दिन उसकी मॉम की कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो सू से मिलने के लिए नहीं गया था और वो अपनी माँ का देखभाल कर रहा था। और उसी दिन किडनैपर ने फायदा उठाया और सू को वो किडनैप करके ले गया। मिनी सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोलता। उसके बाद स्योंग ताई के पास जाती है और ड्रिंक करने लगती है। तभी वो न्यूज में सुनते हैं कि ह्यूंग, जिसको वो लोग सैंटा समझते थे, उसकी लाश एक पहाड़ पे मिली है और उसे बहुत ही बेरहमी से एक जानवर ने काट के खाया है। ये सुन के स्योंग समझ जाती है कि ये जरूर ज़ॉम्बी का ही काम होगा और वो मिन के पास जाकर उसे घूरने लगती है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ह्योंग की लाश पड़ी थी और उसके पास में मिन खड़ा था और उसके मुंह पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम स्योंग को देखते हैं जो कि मिन को घूर रही थी और उसके बाद वो उसे बाहर ले जाती है उससे बात करने के लिए। मिन स्योंग से शुक्रिया अदा करता है उसकी माँ के फ्यूनरल में आने के लिए। और वो उसे ये भी बताता है कि दरअसल ह्योंग सैंटा बन के बच्चों को किडनैप करता था, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, इसीलिए वो बच्चों को किडनैप करता था उन्हें पालने के लिए। लेकिन शायद कोई भी बच्चा उसे फादर के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए वो बच्चों पर टॉर्चर करता था और उनकी मौत हो जाती थी। जब ह्योंग को यह पता चला कि मिन जिंदा है तो उसने सारा इल्जाम उस पर डालने की कोशिश करी और उससे कहा था कि वो भी इन सब में शामिल था, लेकिन वो उसे गुमराह करने में कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद वो उससे कहता है कि वो ये शहर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अब उसे उसका पास्ट पता चल गया है और यहाँ पर उसका अब कोई काम नहीं है। उसके बाद सियोंग उसे रोकती है और उससे पूछती है कि क्या ये ह्योंग की वजह से है, क्योंकि उसके दांत के निशान उसकी बॉडी पे मिले हैं, जिससे साबित होता है कि उसने उसे खाया है। ये सुन के मिन उससे कहता है कि अगर वो हाँ बोले तो वो कैसा रिएक्ट करेगी। तो हम सियोंग की शक्ल देखते हैं जो कि रोने जैसी हो गई थी। वो कहती है कि ह्योंग ने बहुत ही गलत काम किया था, लेकिन वो किसी इंसान को कैसे खा सकता है। ये सुनकर मिन उससे कहता है कि वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है और वो इंसानों को खा सकता है। अगले सीन में हम मिन को देखते हैं जो कि सारे पैसों को सेफ में रख रहा था और उसके बाद वो बहुत सारी बीबी क्रीम्स रख लेता है और उसके बाद वो किम की फोटो देखकर थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। इधर श्योंग अब भी बहुत ज्यादा परेशान थी और सोचने लगती है कि आखिर वो किसी इंसान को कैसे खा सकता है। तभी चाडू का उसे कॉल आता है, जो कि उससे पूछता है कि आखिर उसका बॉस कैसा है। वो उसे कहती है कि उसका बॉस बिल्कुल ठीक है, पर उसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उसे बताए कि ह्योंग की बॉडी में ऐसी क्या चीज थी जो गायब थी। चाडू से कहता है कि उसकी बॉडी में उन्हें एक गोली मिली थी और उसके शरीर को जंगली कुत्तों ने शायद खा लिया था और यही सब उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है। अब ये सुनकर सियोंग हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि मिन ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उसने उसकी बॉडी को नहीं खाया था बल्कि जंगली कुत्तों ने उसे खाया था। वो तुरंत मिन के ऑफिस के बाहर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा लॉक था, जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि वो यहाँ से जा चुका है। इधर मिन को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर खड़ा था और वहां पे वो याद करता है कि कैसे वो और उसकी माँ रहा करते थे। ये सोचकर वो काफी इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक आदमी आता है, जो कि उससे कहता है कि ये घर अब उसका नहीं है तो वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसने उस घर को खरीद लिया था। अभी सुन के वो उदास हो जाता है और एक पार्क में बैठ जाता है, जहाँ पे वो अपनी माँ की फोटो देखता है और उसे देखकर वो रोने लगता है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि मिन उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी उसके पास मिन आती है जो कि उससे कहती है कि वो जल्दी से जल्दी दूसरा काम ढूंढे, क्योंकि दूसरी जॉब भी उसकी जा चुकी है, जिसकी वजह से वो घर पे ही बैठी हुई है। ये सुनकर सियोंग अपनी बहन को दरवाजे से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद करके वो मिन के बारे में सोचने लगती है। इधर मिन एक मीट शॉप के बाहर खड़ा होता है, जहाँ पर जब वो मीट को देखता है तो वो सियोंग के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। फिर उसके पास मीट खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो पार्क में जाता है और वहां पर चींटियां पकड़ के खाने लगता है। लेकिन उतनी छोटी चींटियों से उसकी भूख कहाँ मिटनी थी। तभी वो पार्क में कई सारे इंसानों को चलता हुआ देखता है और उसका मन करता है कि क्यों ना वो एक इंसान को मार के खा ले।
लेकिन वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिन की माँ जब मर गई थी तो वो ह्योंग की तरफ भाग रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता ह्योंग ने खुद को ही शूट कर लिया था, जिसकी वजह से उसका ब्लड छलक के उसके मुंह पर लग गया था। इससे हम जान पाते हैं कि मिन ने उसे नहीं मारा था। प्रेजेंट में हम मिन को देखते हैं जो कि कूड़े के अंदर खाना ढूंढ रहा था क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। भूख लगने के कारण उसकी आंख लाल हो जाती है और वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को किम के ऑफिस में पाता है जहाँ कई सारे बोन्स पड़ी हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसने बहुत ज्यादा खाना खाया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके बाद बेबी क्रीम लगाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो उसे वहां पर सियोंग देख लेती है जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि वो नहीं जाए, लेकिन मिन उसकी एक नहीं सुनता और वहां से जाने लगता है। जब सियोंग वहां पर रोने लगती है तो मिन उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए भला इसी में होगी कि वो उसके साथ ना रहे। ये कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी योंग उसके सामने आ जाती है जो कि उनकी बातें सुन रही थी और वो मिन का कॉलर पकड़ के उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरी बहन को बिना किसी नोटिस के ही निकाल दिया है, इसीलिए वो उसके केस को कोर्ट तक लेकर जाएगी। तभी सियोंग अपनी बहन को संभालती है और उससे कहती है कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो बस बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उसने उसे काम से निकाल दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अभी उसके पास ही काम कर रही है। मिन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है जिसकी वजह से उसकी बहन शांत हो जाती है। उसके बाद योंग मिन को सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद योंग मिन से कहती है कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, तो मिन उससे कहता है कि ये बात सच है कि उसने योंग को नहीं खाया है, लेकिन उस दिन उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आप को गोली मार ली जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसे ये बताता है कि जैसे ही जैसे वो इंसानों के बीच रह रहा है वैसे ही उसे इंसान का मांस खाने का मन कर रहा है और उसे लगता है कि वो एक असली ज़ॉम्बी बनने लग गया है, इसीलिए वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता और इंसानों से दूर रहना चाहता है। वो सियोंग से कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसके साथ यहाँ पर रहे तो वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे इंसान बनाने के लिए उसे मदद करनी होगी ताकि वो उसे कंट्रोल में रख सके और उसकी क्रेविंग्स को हैंडल कर सके। अब सियोंग ये सुनकर उसकी बात मान जाती है। वो तुरंत ताई के पास जाती है और उससे पूछती है कि ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल में कैसे रखा जा सकता है, लेकिन ताई उससे कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। और सुन के सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसका लैपटॉप तोड़ देती है और उसे कहती है कि एक ज़ॉम्बी और इंसान की अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। ताई जब उसकी बात सुनता है तो उसे अपनी स्क्रिप्ट के लिए अब आइडिया मिल गया था, इसीलिए वो इंटरनेट पे ज़ॉम्बी को ट्रेन करने के बारे में सर्च करने लगता है। अगले दिन सियोंग मिन के साथ पार्क में घूमने के लिए जाती है जहाँ मिन और वो बहुत मस्ती करते हैं और वो हंस खेल कर बातें कर रहे थे। रात को सियोंग मिन को वीडियो कॉल करती है और उसके सामने चिकन रखा हुआ था और मिन जब उसे उठाता है तो सियोंग उसे कंट्रोल करती है और उससे कहती है कि वो उसे अभी ना खाए, लेकिन बहुत देर कंट्रोल करने के बाद मिन कॉल को कट कर देता है और उसके बाद वो चिकन उठाकर खाने लगता है। अगली सुबह हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चाडू अपनी कलीग से उस बूढ़ी लेडी के बारे में पूछता है जिसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। उसकी कलीग उसे बताती है कि दरअसल वो बूढ़ी लेडी का एक बेटा था और उसका नाम मिन था, पर उन्होंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला। उसके बाद चाडू मिन को सर्च करता है और मिन के नाम से उन्हें ज़ॉम्बी की आईडी मिलती है जिसके अंदर उसकी फोटो भी थी और ये देखकर चाडू हैरान हो जाता है। इधर सियोंग ने मिन को चेयर से बांध के रखा हुआ था और उसे कहती है कि अब 3 दिन तक तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा और 3 दिन तक सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उसे ब्लैकआउट कितनी देर में होता है और ये भी उन्हें पता चल जाएगा कि ब्लैकआउट के समय वो क्या करता है। इस पर मिन मान जाता है और धीरे धीरे कई समय बीत जाता है। कुछ देर बाद जब सियोंग घर जाने लगती है तो बाहर उसे चाडू मिलता है जो कि मिन से मिलने के लिए आया था। सियोंग चाडू को झूठ बोल देती है कि दरअसल उसका बॉस यूएस गया हुआ है तो वो उसे अभी नहीं मिल सकता और चाडू ये भी सुनता है तो वो उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है और उसके बाद सियोंग बाहर ही बैठ जाती है ताकि वो रिजल्ट्स देख सके। इधर मिन की हालत भूख के चलते बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी और धीरे धीरे 36 घंटे बीत जाते हैं और वो भूखा ही रहता है, लेकिन वो अपने आप को छुड़ाता है और फ्रिज में पड़े हुए चिकन को खाने लगता है। तभी उसे सियोंग की खुशबू आती है तो वो उसके पास बाहर चला जाता है और उसे देखते ही वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सियोंग इससे बहुत डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सियोंग की नहीं सुनता और उस पर हमला करके वो उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन तभी सियोंग एक पेन उठाकर उसके सर पे मारती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब मिन की आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल था और उसके सामने सियोंग बैठी होती है जो कि उसे कल रात की सारी बात बताती है।
वो उसे बताती है कि उसने उसे शांत करने का तरीका ढूंढ लिया है, और इतना कहकर वो पेन की तरफ इशारा करती है, जिसे देखकर मिन डर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। तो वो बताती है कि वो उसके सर पे पेन से अगर मारेगी तो वो बेहोश हो जाएगा। तो वो उससे कहता है कि आइंदा वो ऐसा बिल्कुल ना करे। उसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कल्ट लीडर ली को देखते हैं, जो कि चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि वो कल्प्रिट है ही नहीं, बल्कि वो डिटेक्टिव क्रिमिनल है जिसने उसे फंसाया है, और उसे दर्द भी नहीं होता और वो कभी मरता ही नहीं है। अब किम का नाम सुनते ही जेल का एक कैदी हैरान हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर वो जिंदा कैसे है, और आज उस कैदी को रिहा भी किया जाना था। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो हमें ये पता चलता है कि दरअसल वो वही कातिल है जिसने असली डिटेक्टिव किम को मारा था। इसीलिए वो इस बात से हैरान था कि आखिर किम जिंदा कैसे बच गया। इधर मिन और सियोंग उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे थे, ताकि वो जान सके कि ब्लैकआउट के बाद मिन क्या करता है। उस वीडियो को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ब्लैकआउट के समय वो बावला हो जाता है और वो खाना खा लेता है। ये देखकर सियोंग उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। अगले दिन वो अपने घर के सारे भारी बर्तन को उठाकर ले आती है, जिसकी मदद से वो मिन को कंट्रोल करने वाली थी। मिन उससे कहता है कि एक हैवी कढ़ाई वो किस लिए लेकर आई है। तो वो उससे कहती है कि ये उस लिए जब वो उससे दूर हो, और वो निशाना लगा के उसके सर पे मारेगी, जिससे कि वो बेहोश हो जाएगा। ये सुन के मिन को उस दिन का सीन याद आता है, जब हेलमेट सर पे लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। मिन ये सोच के डर जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, और ये सुनते ही सियोंग हंसने लगती है। तभी उनका लैंडलाइन फोन बजता है और वो उसे उठाते हैं, लेकिन जब सियोंग पूछती है कि वो कौन बोल रहा है तो वहां पर कोई भी आवाज नहीं आती। तभी मिन उससे फोन लेता है और वो फोन पे कहता है कि मैं डिटेक्टिव किम बोल रहा हूँ। और ये सुनते ही वो कातिल हैरान हो जाता है, और हमें पता चलता है कि दरअसल वो फोन उस कातिल ने ही किया था, ये कंफर्म करने के लिए कि मिस्टर किम जिंदा है या नहीं। उस कातिल का नाम नोआ था और उसने ही रियल किम को मारा था। कॉल कट होने के बाद मिन सियोंग को कहता है कि डिटेक्टिव किम की वजह से ही वो अपने पास्ट को जान पाया है, इसीलिए उसका फर्ज बनता है कि वो उसके कातिल के बारे में पता लगाए। और सियोंग भी उसकी बात से एग्री करती है और उससे कहती है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। और अब वो दोनों डिटेक्टिव किम के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि दरअसल किम के डैड की मृत्यु हो गई थी, और उस रात वो उन्हीं के कब्र के पास गया था उन्हें चढ़ावा चढ़ाने के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे से कातिल आया और उसने उसे जान से मार डाला। उसके बाद मिन सियोंग को एक पर्ची दिखाता है, जो कि पास ही के एक सैलून की थी, और मरने के कुछ दिन पहले ही किम वहां पर होकर आया था। अभी देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों वहां पर जाएंगे। इधर नोआ सैम के ऑफिस में आता है और उसे देखकर सैम शॉक हो जाता है, और डरता हुआ उससे कहता है कि आखिर उसे क्या काम चाहिए। नोआ उन दोनों से कहता है कि वो डिटेक्टिव किम पे नजर रखें और उसे हर एक पल की खबर उसे देते रहें। इधर मिन और सियोंग उस सैलून में जाते हैं, जहाँ पे वो वहाँ की ओनर को किम की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। और वो ओनर उन्हें बताती है कि दरअसल उस दिन वो यहाँ पर दाढ़ी बनवाने के लिए आया था, और किम हर वक्त डॉक्टर नोवा के बारे में ही पूछे जा रहा था, जो कि जानवरों का डॉक्टर था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी फैक्ट्री से इलीगल डंप को गिराया गया था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सुनकर सियोंग और मिन हैरान हो जाते हैं, और वो नोवा की क्लिनिक की तरफ जाने लगते हैं उससे पूछताछ करने के लिए। जब वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो मिन वहां पर नोवा की फोटो देखता है, जिसे देखकर वो कंफर्म करता है कि डिटेक्टिव को उसी आदमी ने मारा था। सैम और वोंग भी उन पे नजर बनाए हुए थे और वो उनकी फोटोज खींच लेते हैं, और वो नोवा को वो फोटो भेज देते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। और ये काम करने के लिए नोवा उन्हें ढेर सारे नोटों से भरा हुआ बैग देता है, और उनसे कहता है कि उन्हें बस किम से उसकी मीटिंग करवानी होगी, जिसके बाद वो ये सारे पैसे उन्हें दे देगा। ये कहकर वो तुरंत उठ के वहां से चला जाता है, और इतने सारे पैसे देखकर सैम और वोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मिन और सियोंग उसके दोस्त के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और वहां पर वो दोनों नोवा के क्राइम की वीडियो देख रहे थे, और इससे उन्हें पता चलता है कि किम उस वेस्ट के डंपिंग के कुछ दिनों बाद मारा गया था। तभी वहां पर किम की फ्रेंड आ जाती है और उनसे कहती है कि नोआ जानवरों को पकड़ता था और उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करता था, और उसके बाद सिर्फ जानवरों की हाफ बॉडी ही मिला करती थी, और बाकी हाफ को काट कर वो न जाने क्या करता था। ये कह के वो मिन की तरफ आती है और वो उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, क्योंकि मन ही मन वो मिन को पसंद करने लगी थी। और ये सारी बातें सियोंग जब सुनती है तो उसे काफी ज्यादा जेलस फील होने लगता है। मिन जब ये सुनता है तो वो तुरंत वहां से उठ जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। और तभी रास्ते में चाडू उसे मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या वो किसी मिन को जानता है। अब ये सुनकर मिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और चाडू उसे उसकी फोटो दिखाता है और उससे कहता है कि ये इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखता है। तो मिन उससे कहता है कि उसने इस आदमी को आज से पहले कभी देखा ही नहीं है, और ये कहकर वो तुरंत वहां से चला जाता है। इधर हम सैम और वोंग को देखते हैं, जो कि मिन के दरवाजे के बाहर इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रहे थे, ताकि जब वो आए तो उसे शॉक लगे और वो बेहोश हो जाए, और वो लोग उसे ले जाकर नोआ को सौंप दे ताकि उन्हें पैसे मिल सकें। उन वायर्स को फिट करके वो लोग वहां से चले जाते हैं,
और अपने ऑफिस की खिड़की से वो मिन के ऑफिस में नजर रखने लगते हैं। कुछ देर बाद जब मिन वहां पर पहुंचता है और वो दरवाजा खोलता है तो अचानक से उसे जोर का झटका लगता है जिससे वहां की बिजली ही चली जाती है। और ये देखकर सैम और वोंग जब वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर मिन मिलता ही नहीं है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मिन चेयर पे बैठा हुआ है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और जब वो पीछे जाना चाहता है तो अचानक से उसका पैर वायर पे लग जाता है, जिससे कि उसे शॉक लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वोंग उसके पास जाता है उसको बचाने के लिए, लेकिन जब वो उसे छूता है तो उसे भी शॉक लग जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिन ने उन्हें अपने सोफा पे लिटा रखा है और जब सियोंग वहां पर आती है तो उन्हें ऐसा देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी मिन जोर से चिल्लाता है और उन दोनों को उठाता है और उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने ऐसा काम क्यों किया। तो वो दोनों उसे बिल्कुल भी सच नहीं बताते। वो उसे झूठ कहते हैं कि कल वो नशे की हालत में गलती से यहाँ पर आ गए थे, इसीलिए वो उनसे माफी मांगते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मिन सियोंग से कहता है कि उसे लगता है कि जब किम जिंदा होगा तो वो नोआ के कोई किस कि उसे लगता है कि जब किम जिंदा होगा तो वो नोआ के किसी केस के बारे में रिसर्च कर रहा होगा। और ये बात जब नोआ को पता चली इसीलिए नोआ ने उसे मार डाला। और हो सकता है कि इसी घर में किम ने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स छुपाए हों, इसीलिए उन लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा ताकि उन्हें सच का पता चल सके। उसके बाद वो दोनों मिलकर डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगते हैं और सियोंग को तभी एक काम याद आता है तो वो बाहर चली जाती है। अब मिन को वो ढूंढते हुए शाम हो जाती है। तभी मिन के रूम में मास्क पहने कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उस पर हमला कर देते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। पर मिन अपने स्किल्स से बहुत ही आराम से उन सबको मार गिराता है। हम दूसरी खिड़की में वांग और सैम को देखते हैं जो कि ये सारी चीजें देख रहे थे, क्योंकि दरअसल उन्होंने ही उन लोगों को भेजा था ताकि वो मिन को किडनैप कर सके। जब सैम सबको पिटता हुआ देखता है तो वो डिसाइड करता है कि वो खुद वहां पर जाएगा और उससे लड़ेगा। और जोकर का मास्क पहन के तुरंत उसके पास जाता है उससे लड़ने के लिए, लेकिन मिन बड़े आराम से उसे पीट देता है और उसे पकड़ के उसका मन करता है कि वो उसे खा ले। पर जब वो उसे खाने वाला होता है तो सैम उसकी गर्दन पे हमला कर देता है, जिस वजह से उसका जो मुंह होता है वो टेढ़ा हो जाता है और ज़ॉम्बी उसके सामने ही अपनी गर्दन को सीधा करता है, जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद सैम उसकी तरफ एक चाकू फेंक के मारता है जो कि उसके सीने पे लग जाता है, लेकिन उससे भी उसे कोई असर नहीं होता। गुस्से में आकर वो सैम की तरफ हमला करने के लिए जाता है और वोंग भी दूसरी खिड़की से ये सारी चीजें देख रहा था। जब सियोंग वहां पर पहुंचती है तो वो मिन को भागता हुआ देखती है, जो कि बहुत ही जल्दी में था और वो वहां से भाग जाता है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वो जरूर ब्लैकआउट में ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। उसके बाद उसी तरफ कुछ चीजें फेंकने लगती है ताकि वो उसे बेहोश कर सके, लेकिन उसका निशाना इस बार चूक जाता है। उसके बाद सियोंग एक पेन उठाती है और उसकी तरफ फेंकती है, जिससे कि वो उसके सर पे लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन सैम और वोंग नोआ के पास जाते हैं और उसे उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं और उसे वो चाकू भी दिखाते हैं जिससे उन्होंने उस पर हमला किया था, लेकिन उसके लगने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं हुआ था। सैम उसे कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है जो कि कभी मर ही नहीं सकता। इधर मिन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने सियोंग को पाता है और वो उसे कल रात वाली सारी बात बताता है, लेकिन सियोंग उससे कहती है कि वो अभी आराम करे। तभी उसे साइड में पैन नजर आता है जिससे वो समझ जाता है कि सियोंग ने फिर से उसे बेहोश किया था। उसके बाद वो दोनों वहां के सोफा को एडजस्ट करने लगते हैं, लेकिन जब मिन एक सोफा को उठाता है तो उसके अंदर से कुछ फाइल्स नीचे गिरती हैं, जो कि दरअसल नोआ के केस के डॉक्यूमेंट्स थे और किम ने सोफा के अंदर उसे छुपा के रखा हुआ था। उसके बाद मिन उसके अंदर एक डंप यार्ड की फोटो देखता है और उस सियोंग से कहता है कि जब उसे पहली बार होश आया था तो वो इसी डंप यार्ड में था। उसके बाद सियोंग उसके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर नोआ जॉम्बी बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर हम नोआ को देखते हैं जिसने चाकू से मिन का ब्लड ले लिया था और वो उसके डीएनए को एग्जामिन करने लगता है और उसके बाद वो उसे एक इंजेक्शन में भरता है और एक रैबिट पे लगा देता है, जिससे उस रैबिट की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जॉम्बी रैबिट बन जाता है। और ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो सफल हो गया था। इधर मिन जो ऑफिस में बैठा होता है तो वो सोचता है कि उस दिन जब किम मरा था तो वो उसके पास गया था और किम ने उसे देखते ही पहचान लिया था, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ने उसी पे एक्सपेरिमेंट किया था और इसीलिए किम ने उसे उस दिन कीज दी थी ताकि वो उसके ऑफिस में जाए और उसे सच्चाई का पता चल सके। उसके बाद मिन नोआ की फोटो को देखता है और सोचने लगता है कि अगर नोआ ने उसे बनाया है तो उसके पास उसे ठीक करने का तरीका भी होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम मिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और वो सियोंग को कुछ बता रहा था। उसके बाद हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम किम को देखते हैं जो कि इलीगल डंपिंग्स की फोटोज ले रहा था और दरअसल उसी जगह पे ह्योंग ने मिन की लाश को दबाया था क्योंकि वो भी उसके लिए एक कचरा ही था और डिकम्पोजिंग के दौरान मिन के अंदर वो केमिकल्स चले गए थे।
जिससे उसकी बॉडी पे रिएक्ट हुआ था और वो एक ज़ॉम्बी बन गया था। इधर हम शाम को देखते हैं जो कि अपने साथ एक होली क्रॉस लेकर बैठा था, क्योंकि वो इस इंसिडेंट के बाद बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और उसके घर में मिन आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। तभी मिन उसे सॉरी बोलता है उस रात के लिए और उससे कहता है कि दरअसल वो सच में एक ज़ॉम्बी है, लेकिन वो एक अच्छा ज़ॉम्बी है जो कि इंसानों को नहीं खाता। तभी सियोंग उसके पीछे से निकलती है और सैम से कहती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उससे ये भी कहती है कि वो उसे 5 साल पहले जो मिसिंग केसेस हुए थे उसके बारे में बताए। ये सुनकर सैम उन्हें बताता है कि 5 साल पहले बहुत सारे लोग यहाँ से गायब हुए थे और जिसने उन्हें गायब किया था उसको कोई भी नहीं पकड़ पाया था। कहीं भी वो इंसान नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी शैडो नजर आती थी, इसीलिए उस केस का नाम शैडो केस रख दिया गया था। तब सियोंग उन्हें बताती है कि दरअसल शैडो मैन की पहली विक्टिम एक एनिमल क्लिनिक के मालिक की बेटी थी। और ये सुनकर सैम कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है, दरअसल वो डॉक्टर नोआ की ही बेटी थी। अब ये सुनकर मिन हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि सैम नोआ को जानता है और शायद नोआ के ही कहने पर उन लोगों ने उस पे हमला किया था। वो उन दोनों को कहता है कि वो नोआ से सावधान रहें, क्योंकि वो बहुत ही बेकार इंसान है जो कि उन्हें चोट पहुंचा सकता है, और ये कह के वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें सैम और वोंग नोआ के ऑफिस में दिखाए जाते हैं, क्योंकि उसे वहां पर बताते हैं कि मिन उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। तभी उसकी डोरबेल बजती है तो नोआ वहां पर चला जाता है और तभी शाम को उसके घर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये देखकर वो उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो आवाज फ्रिज के पीछे से आ रही है। और जब वो फ्रिज को हटाता है तो उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जो कि उसकी सीक्रेट लैब का दरवाजा था। सैम और वोंग दरवाजा खोलकर नीचे चले जाते हैं और वहां पर वो लैब को देखकर वो हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर कई सारे जानवर मौजूद थे जिसमें नोआ ने एक्सपेरिमेंट किया था। तभी वो एक केज से पर्दा हटाते हैं और उन्हें वहां पर एक फीमेल ज़ॉम्बी नजर आती है जो कि बहुत ही गुस्से में थी। ये देखकर सैम वहां पर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि नोआ भी वहां पर आ गया था। इधर सियोंग जब ऑफिस में होती है तो उसे भूख लगती है और वो मिन से कहती है कि वो खाना लेने के लिए जा रही है। तो मिन उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, क्योंकि बाहर खतरा हो सकता है और उस पर कोई हमला कर सकता है। लेकिन मिन उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रख सकती है, तो वो चिंता ना करे। वो उसे बताती है कि उसने उसके फोन में अपनी लोकेशन शेयर करी है, तो वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करता रहे और अगर उसे लगे कि कुछ गड़बड़ है तो वो उसकी मदद के लिए आ जाए। उसकी ये बात सुनकर मिन मान जाता है और सियोंग खाना लेने के लिए चली जाती है। उसे जाने के बाद मिन के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जब मिन दरवाजा खोलता है तो हम नोआ को देखते हैं जो कि मास्क पहन के वहां पर खड़ा था। वो मिन के सामने एक लिक्विड गिराता है जिसके अंदर से एक गैस निकलती है और उसको सूंघते ही मिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो तुरंत मिन को उठाता है और उसे किडनैप करके अपनी लेबोरेटरी में ले जाता है, जहाँ पर उसे बेड पे लेटाता है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है। वहीं पर हम सैम और वोंग को भी देखते हैं जो कि बंदी बने हुए थे। इधर चाडू और उसकी कलीग फ्यूनरल होम में आए हुए थे और वो वहाँ की मैनेजर को मिन की फोटो दिखाता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उस दिन उसकी माँ का यहाँ फ्यूनरल हुआ था या नहीं। वो मैनेजर उसे सारी बात बता देती है, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि दरअसल मिन डिटेक्टिव है ही नहीं और जिस मिन को वो ढूंढ रहे हैं वो वही मिन है। इधर सियोंग खाना लेकर जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और जब वो अपने फोन पे लोकेशन चेक करती है तो उसे पता चल जाता है कि मिन नोआ के क्लिनिक में है। वो दरवाजे पे नॉक करने के लिए जाती है लेकिन वो रुक जाती है, क्योंकि उसको मिन की एक बात याद आ जाती है कि उसने उससे कहा था कि अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो उसकी मदद करने के लिए ना आए। इसीलिए वो रुक जाती है और वहां से जाने लगती है। कुछ देर बाद उससे मिलने के लिए उसका प्रोड्यूसर दोस्त आता है, जिससे उसने उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन मंगवाई थी। उसके बाद प्रोड्यूसर उसे एक डायरी देता है जिसमें उन सब लोगों की फोटोज थी जो कि गायब हुए थे। शिवांग उनकी फोटो खींच लेती है और उसके बाद अपने घर जाने लगती है। इधर मिन की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और वो देखता है कि नोआ उसके आसपास नहीं है। इसीलिए वो अपनी ताकत से अपने आप को फ्री कर लेता है और उसके बाद वो सैम और वोंग के पास जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन तभी उसे अचानक से केज से कुछ आवाज आती है और जब वो उस केज के पास जाता है तो वो उस फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर काफी शॉक हो जाता है। तभी नोआ वहां पर आ जाता है जो कि जमीन पे फिर से वो लिक्विड गिरा देता है, जिससे कि ज़ॉम्बी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर सियोंग अपने घर में जाती है और वो तैयारी करती है, जहाँ पर वो चिकन पैन और कई सारे सामान लेकर तैयार हो जाती है। जब वो जा रही होती है तो वो सुनती है कि जॉन के दोस्त उससे कह रहे थे कि तुम्हारे डैड कोई काम क्यों नहीं करते, और इस उनके ताया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उसके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे थे। सियोंग ये बात सुन के उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उन लोगों को ताया के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। दरअसल ट्रेन टू बुसान उन्होंने ही लिखी है और जल्द ही ये बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। और ये सुनकर ताया खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। इधर हम नोआ को देखते हैं जो कि मिन को कुछ बता रहा था और हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर नोआ की वाइफ मर चुकी थी और उसे वापस से जिंदा करने के लिए नोआ ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट में वो नाकामयाब रहता था। लेकिन एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और उसकी वाइफ की आंखें खुल गई थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाती थी। इसीलिए नोआ उसके लिए पानी लेने के लिए गया था
लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ ने एक रैबिट को मार दिया है और वो उसे खा रही है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसीलिए अब वो मिन के डीएनए से क्योर बना रहा है ताकि वो अपनी वाइफ को फिर से ठीक कर सके। इधर चाडू जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो जंगल में उन्हें डिटेक्टिव किम की लाश मिलती है, और ये देखकर वो समझ जाता है कि जो कि डिटेक्टिव किम बन के घूम रहा है वो दरअसल मिन है। इधर हम सियोंग को देखते हैं जो कि नोआ के घर के बाहर खड़ी होती है, और वो उसके मीटर में छेड़छाड़ करने लगती है, और उससे उसका मीटर आवाज करने लगता है और नोआ तुरंत बाहर चला जाता है। मौका पाकर सियोंग तुरंत लैब में घुस जाती है और सबसे पहले वो सैम और वोंग को फ्री करती है। उसके बाद वो मिन को आजाद करने के लिए जाती है, जहाँ मिन उसे सारी बात बता देता है कि कैसे नोआ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सैम छूट के तुरंत नोआ के पास जाता है और उसके सर पे वार कर देता है क्योंकि उसने उसे परेशान किया था और वो उसे सजा देना चाहता था। लेकिन नोआ उनसे ज्यादा ताकतवर होता है, जिसका सामना वो लोग नहीं कर पाते, और उन दोनों को पीट के वो नीचे गिरा देता है। इधर सियोंग मिन को आजाद करने में लगी हुई होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि केज से नोआ की वाइफ बाहर आ गई है, जो कि सियोंग की तरफ बढ़ने लगती है उसे काटने के लिए। वो उसे पीछे आ जाती है और जैसे ही वो उसे काटने वाली होती है वैसे ही सियोन मिन के हाथ खोल देती है, और मिन तुरंत सियोंग को पकड़ के उसे बचा लेता है। तभी नोआ वहां पर आ जाता है जो कि एक बंदूक के साथ आया था, और उसने नोआ और सैम को गन पॉइंट पे ले रखा था। उसके बाद वो मिन पे पॉइंट करता है और उससे कहता है कि वो इंसानों से अलग हो जाए, और जब मिन ऐसा करता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो इंसानों पे हमला कर दे और उन्हें काट खाए। ये देखकर मिन हैरान हो जाता है और वो ज़ॉम्बी की भाषा में उसकी वाइफ से बात करने लगता है, और उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। लेकिन नोआ की वाइफ पूरी ज़ॉम्बी थी जो कि उसकी बात नहीं सुनती, और तुरंत सैम पे झपट जाती है और उस पे हमला कर देती है। अभी देखकर मिन नोआ की गन पकड़ लेता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, और तभी अचानक से वो गन फायर हो जाती है, और वो जो गोली होती है वो सीधा नोआ के वाइफ के ब्रेन में लग जाती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी वहीं पर मर जाती है। उसे मरता हुआ देखकर नोआ बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत से अपनी वाइफ को फिर से जिंदा किया था, और गोली लगने की वजह से अब वो मर रही थी। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि नोआ को गिरफ्तार करके ले जाती है, और शाम को भी वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। अब सब सेटल होने के बाद मिन अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी चाडू को याद आता है कि उसे मिन को पकड़ना है, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है उसे पकड़ने के लिए। इधर हम इंस्पेक्टर सारा को देखते हैं जो कि नोआ को अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। इधर चाडू मिन के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि पुलिस के मुताबिक उसने किम का मर्डर किया है, इसीलिए वो उसे यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आया है। उसके बाद हमें नोआ का सीन दिखाया जाता है जिसने ज़ॉम्बी का ब्लड पी लिया था, जिसकी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था, और उसने कार पे अटैक कर दिया था जिससे कि कार का एक्सीडेंट हो गया था, और वो तुरंत कार से निकलता है और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। जब चाडू को एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि वो अपने कलीग को देख सके, और उसने मिन को अपनी गाड़ी में ही गिरफ्तार करके रखा हुआ था। वो तुरंत अपने चीफ के पास जाता है और उससे अपनी कलीग के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताता है कि सारा अब खतरे से बाहर आ चुकी है, और ये सुनकर चाडू बहुत ही ज्यादा काम फील करता है। इधर सियोंग सैम को देखने के लिए आती है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती था, और वह उसे बताता है कि सैम का जो पेट है वो चर्बी से भरा हुआ है, यानी कि उसका पेट मोटा है, जिसकी वजह से जॉम्बी ने उसे काटा लेकिन उसके दांत अंदर तक नहीं जा पाए, इसीलिए सैम जॉम्बी नहीं बनेगा और वो बिल्कुल ठीक है। इधर चाडू जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो वो अपनी गाड़ी में मिन को नहीं पाता, जैसे उसे पता चलता है कि मिन वहां से भाग निकला है। उसके बाद मिन सियोंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो घर पर ही रहे क्योंकि बाहर उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। सियोंग सुन के हैरान हो जाती है और पूरी रात उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन मिन उसका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाता। अगले दिन सियोंग जब अपने घर में होती है तो वो टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें ये बताया जा रहा था कि उन लोगों को एक आदमी की लाश मिली है, और उस आदमी का सर और इंटरनल ऑर्गन्स गायब हैं। और ये सुन के ताए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और वो सियोंग से कहता है कि ये किसी ज़ॉम्बी का काम है। सियोंग ये सुन के हैरान हो जाती है और वो वहां से तुरंत बाहर निकल जाती है। इधर सैम और वोंग पुलिस स्टेशन में होते हैं जहां पर उनसे पूछताछ करी जा रही थी, और वो नोआ और उसकी वाइफ के बारे में उन्हें सारी बात बताते हैं कि कैसे नोआ मासूमों को पकड़ता था और उन पे एक्सपेरिमेंट करता था, यानी कि जो भी यहाँ पर इंसान गायब हुए थे वो नोआ ने ही किडनैप किए थे, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था और उसे भी किडनैप किया था। और ये बात सुन के चीफ को हजम नहीं होती है, और उन दोनों की बातों पर कोई भी वहां पर यकीन नहीं कर रहा था। जब उनकी बात कोई समझने को तैयार ही नहीं था तो वो थक हार कर घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरवाजे का लॉक ही टूटा हुआ है, और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर अंदर कोई मौजूद होगा, इसीलिए वो डंडा उठा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। इधर सियोंग जब अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वो वहां पर ज़ॉम्बी को नहीं पाती, बल्कि वहां पर चाडू होता है जो कि उसके आने का इंतजार कर रहा था। चाडू उससे पूछता है कि क्या वो मिन की सच्चाई जानती है, तो वो उसे घुमा फिरा के जवाब देती है, और उसके बाद वो उसे मिन के ज़ॉम्बी होने के बारे में बताने लगती है, और ये सुन के चाडू बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी सियोंग उसके पीछे से सैम और वोंग को देखती है जो कि खिड़की से उसे कुछ इशारा कर रहे थे।
लेकिन वो उनके इशारों को समझ नहीं पाती और सोचती है कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद चाडू सियोंग पे गुस्सा करता है और वहां से चला जाता है। तभी वो देखती है कि सैम और वोंग फिर से उसको इशारा कर रहे हैं और ये देखकर वो गुस्से में उनके ऑफिस चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि मिन वहां पर पहले से ही बैठा हुआ है। उसके बाद वो सभी प्लानिंग करने लगते हैं, जहाँ उन्हें ये बात पता चल गई थी कि नोआ अब ज़ॉम्बी बन गया है और उसने इंसानों को मार कर भी खाना शुरू कर दिया है। इसीलिए उन लोगों को मिलकर उसे रोकना होगा। तभी जियोंग उन्हें वो लिक्विड बॉटल दिखाती है जिससे ज़ॉम्बीज़ बेहोश हो जाते हैं और वो उनसे कहती है कि ये बॉटल उसने लेबोरेटरी से चुरा ली थी। इधर हम नोआ को देखते हैं जो कि टीवी देख रहा था और टीवी में ये बताया जा रहा था कि नोआ भाग गया है और ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। इधर ये सभी लोग सियोंग की फ्रेंड को भी बुला लेते हैं और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं और वो भी राजी हो जाती है उनकी मदद करने के लिए। वहीं पे हम वांग को देखते हैं जो कि उसके दोस्त से बहुत ही प्यार से बात कर रहा था और हम देख पाते हैं कि वो उसकी दोस्त को बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो नोआ की वाइफ की बॉडी को चुरा लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि नोआ उसकी वाइफ की बॉडी के पीछे ही हो। रात होते ही सैम और वॉन्ग वार्ड बॉय का गेटअप करते हैं और वो मिन को एक लाश की तरह लिटा देते हैं और उसे ढक कर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो मॉर्चरी रूम में पहुंचते हैं जहां पर उसकी वाइफ की बॉडी रखी गई थी और जब वो वहां पर छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां पर उसकी लाश नहीं मिलती। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो कि उनसे आईडी मांगता है और वो लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो यहीं पर काम करते हैं। इसीलिए डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जब वहां से जा रहे होते हैं तो मिन को नोआ की स्मेल आ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। इसीलिए वो सैम और वॉन्ग को कहता है कि वो उसकी वाइफ की लाश को यहाँ से दूर ले जाए और वो खुद नोआ के पास जाता है उससे लड़ने के लिए। पहले तो वॉन्ग कुछ भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही उसे अपनी वाइफ की स्मेल दूर से आती है तो वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ को ये लोग ले जा रहे हैं। इसीलिए वो मिन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। अब मिन ने तो बहुत प्रैक्टिस करी थी जिसके बाद वो इंसानों की तरह चल पाया था, लेकिन नोआ नया नया ज़ॉम्बी था जिसको इंसानों की तरह चलना ही नहीं आता था। इसीलिए मिन बड़े आराम से नोआ को बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि उसे भी ट्रेडमिल पर सालों तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वो इंसानों की तरह बन पाएगा। उसके बाद मिन एक सीजर उठाता है और उसके सर में घुसाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसे उसकी बीवी की याद आ जाती है, क्योंकि उसके ही बंदूक पकड़ने की वजह से उसकी बीवी को गोली लग गई थी और वो मर गई थी। इसीलिए वो सोचता है कि किसी को मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी नोआ को होश आ जाता है और वो उस पे हमला करके उसका गला पकड़ लेता है। इतने में सियोंग भी वहां पर आ जाती है जो कि नोआ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नोआ उसका भी हाथ पकड़ लेता है। वो मिन से कहता है कि वो उसे भी वही दर्द देगा जो उसने महसूस किया था। इतना कहकर वो मिन को बेहोश कर देता है और सियोंग को लेकर अपने साथ चला जाता है। जब मिन की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि नोआ वहां से भाग चुका है और वो जाकर सैम और वोंग से पूछता है जिन्हें नोआ नजर नहीं आया था। वो तीनों वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर चाडू आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो गाड़ी में रखी नोआ की वाइफ की लाश को चेक करने लगता है, पर जैसे ही वो पर्दा हटाने वाला होता है वैसे ही मिन उस पे वार कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसे गाड़ी में डाल देता है। और उसके बाद वो सैम और वोंग को वहीं पर छोड़ देता है और आगे चला जाता है। जब वो नोआ के पास पहुंचता है तो देखता है कि सियोंग को उसने बंदी बना रखा है और ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो नोआ से लड़ने के लिए जाता है। लेकिन नोआ ने उसके डीएनए को और ज्यादा पावरफुल बनाकर अपने आप पे इस्तेमाल किया था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो मिन को बड़ी आसानी से पीट देता है। उसके बाद वो गाड़ी की तरफ जाता है अपनी बीवी की लाश देखने के लिए, लेकिन तभी चाडू उठता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह पीछे करता है चाडू उसका भयानक चेहरा देखकर बहुत डर जाता है। तभी नोआ उस पर अटैक कर देता है और उससे गन छीन लेता है और वो उस पर गन तान देता है उसे शूट करने के लिए। तभी मिन वहां पर आता है और उससे लड़के उसकी गन को ही छीन लेता है और उल्टा उसी के ऊपर वो गन तान देता है। नोआ उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी उसे नहीं मार सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो है तो ज़ॉम्बी लेकिन अंदर से वो इंसान है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सुन के मिन उससे कहता है कि उसे वो नहीं बल्कि उसका पड़ोसी मारेगा। और तभी वहां पर सैम और वोंग आ जाते हैं और सभी लोगों को वो मास्क पहना देते हैं और वहां पर वो गैस वाला लिक्विड फेंक देते हैं, जिसे सूंघते ही नोआ वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब मिन सैम और वोंग से मिलने के लिए गया था तो उसने उनसे कहा था कि उन्हें प्लान बी अपनाना पड़ेगा और वो दोनों मिलकर सीधा जियून के पास गए थे, जिसने प्लान बी की सारी तैयारी करके रखी थी। जियून वहां पर वोंग को कहती है कि वो भी उसे पसंद करने लगी है और हम देख पाते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर वो एक लिक्विड की मदद से नोआ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और चाडू भी मिन को सॉरी बोलता है क्योंकि उसे अब सच्चाई का पता चल गया था। अब वो सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग नोआ के साथ क्या करेंगे, क्योंकि अगर नोआ को दुनिया के सामने लाया गया तो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे। तभी नोआ उठ जाता है और वो सैम का हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो उसे काटने के लिए जाता है, लेकिन तभी मिन उस पे गन तान देता है और बिना कुछ सोचे समझे ही उसके सर पे शूट करके उसे वो जान से मार डालता है। लेकिन उसे मारने के बाद वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस करता है।
और वो उन सबसे कहता है कि अगर वो उसे नहीं मारता तो सैम की जान खतरे में आ जाती। वो उनसे कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाएगा और पहाड़ों पर रहेगा। लेकिन सब लोग उससे कहते हैं कि उसने सही काम किया, तो वो अपने आप को इसकी सजा ना दे। लेकिन मिन किसी की भी बात नहीं मानता क्योंकि वो अपने डिसीजन पे कायम था। ये सुन के सियोंग उसे गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगली सुबह सियोंग जब ऑफिस आती है तो मिन वहां से जा चुका था। तभी वो वहां पर अपनी एक हुडी को नोटिस करती है और वो हुडी देखकर उसे याद आता है कि जिस दिन उसने एक आदमी को होमलेस समझकर उसे वो हुडी और पैसे दिए थे, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो मिन ही था। अब ये सोचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे याद करने लगती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम ताया को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बन चुका था। इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो एक डायरेक्टर ने पसंद कर ली थी और उसकी मूवी हिट हुई थी, और उसी स्टोरी का नाम ज़ॉम्बी डिटेक्टिव था। इधर हम चाडू को देखते हैं जो कि सारा का बहुत देखभाल कर रहा था, क्योंकि वो उस एक्सीडेंट के बाद अभी रिकवर ही कर रही थी। और उसे पता चल गया था कि वो दरअसल सियोंग से नहीं सारा से प्यार करता है, इसीलिए वो उसका बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा था। इधर शाम का सपना भी पूरा हो गया था और वो शहर का सबसे बड़ा डिटेक्टिव बन गया था। उधर ही हम सियोंग को भी देखते हैं जो कि खुद भी एक डिटेक्टिव का काम कर रही थी, क्योंकि मिन के जाने के बाद उसने ही उसकी कुर्सी संभाली थी। लेकिन अब भी वो मिन को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी। एक दिन उसे एक हैलोवीन पार्टी का इनविटेशन मिलता है, जहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों के साथ वहां पर जाती है। वहीं पे उसकी नजर मिन पर पड़ती है जिसने उसे वो इनविटेशन भेजा था, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो मिन से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ मिन उसे बताता है कि उसने भी उसको बहुत ज्यादा मिस किया। उसके बाद मिन उसे एक केस में उसकी मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे यूएसए में एक आदमी के बारे में पता चला था जो कि zombies को इंसान बनाने के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी पार्टी में एक मर्डर हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और मिन जब वहां पर जाता है तो वो कल्प्रिट की स्मेल सूंघ पाता है, जिसे स्मेल करके वो हंसने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ज़ॉम्बी डिटेक्टिव सीजन 1 की कहानी, और इसका सीजन 2 भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा। बाकी आपको ये सीजन 1 कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।